Good morning everyone. Good morning, sir. Okay, good morning. Okay, okay. So let's first complete this thing and then we will jump over to the hip joint. ठीक है, हमने हमने यहाँ तक कवर कर लिया था ना. We talked about the dynamic, static and the dynamic stabilization है ना of the GH joint. In static stabilization we saw. Am I audible? Voice ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Yes, sir. ठीक है. वॉइस ठीक है. ठीक है, एंड आई होप देर इज़ नो इशू इन विद दिस थिंग ना. स्क्रीन भी सबको विजिबल है, slide. Okay, great. So I was saying that okay, I was saying in static stabilization we saw that all the non-contractile structures na, mainly it was the RIC. Can anyone tell me the full form of RIC? RIC क्या था? That was rotator interval capsule है ना. आई होप सबको ध्यान में है जो हमने कल डिस्कस किया था. That is between two muscles. सर वो लास्ट पेज अब हाँ. मतलब वो लास्ट पेज थोड़ा सा आप फिर से समझा देना. ओके, ठीक है, वो डायनामिक वाला आप कह रहे हो ये चीज़. ओके. देखो, पहले पहले स्टैटिक स्टेबलाइजेशन देखते. स्टैटिक स्टेबलाइजेशन हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हमारे पास मेनली आर आई सी प्रेजेंट है, दैट इज द रोटेटर इंटरवल कैप्सूल which is mainly which is between the supraspinatus and the subscapular is na, the superior part of the coracohumeral ligament, superior part of GH ligament, superior part of GH capsule है ना. As a whole it was making the RIC and it was the tension in the RIC which was increasing है ना. So as to increase the this resultant force, जिसकी वजह से हमारा GH joint का stabilization जो है वो improve हो रहा था. This is during normal static पोजिशनिंग ऑफ द आर्म और ऑफ द GH जॉइंट ना. अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. इसके अलावा हमने बोनिंग कंटूर की बात कर रही थी. जो ग्लिनॉइड फोसा है दैट इज ऑब्लिकली प्लेस्ड. नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर यू कैन से बिटवीन इन द जॉइंट कैप्सूल है ना. हमारा एयर प्रेशर भी है वो भी मतलब कम है, नेगेटिव है, और यू कैन से लेस है देन एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन से एज अ होल इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी. तो हमने स्टैटिक स्टेबिलाईजेशन की बात करी. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सिर्फ ये देखा था कि डायनामिक स्टेबिलाईजेशन में, इन केस ऑफ डायनामिक स्टेबिलाईजेशन वट वी सॉ कि एक तो मेजरली इट इज़ द डेल्टॉइड. ठीक है, डेल्टॉइड मसल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक स्टेबिलाईजेशन. इट मीन्स इट यू कैन से रीएनफोर्सेस और यू कैन से इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द GH जॉइंट वाइल मूवमेंट. लेकिन किस तरह से इंक्रीज कर रहा है? it doesn't you can say push the head of humerus towards the glenoid fossa, unlike the rest of the muscles. जैसे यहाँ पे बाकी मसल्स जो है, सिट्स मसल जो है, वो इवेंचुअली वी कैन सी कि उनका वाई कॉम्पोनेंट जो है इन मसल्स का, ITS का एंड सुप्रास्पाइनेटस का, एज अ होल ये हमारा मीडियली डायरेक्टेड है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि हेड ऑफ ह्यूमरस को ये पुश कर रहा है टुवर्ड्स द ग्लिनॉइड फोसा सो एज टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द GH जॉइंट. लेकिन डेल्टॉइड की हमने अगर बात करी थी, डेल्टॉइड में वट वी सॉ कि कोई भी कंपोनेंट इसका GH या ग्लिनॉइड फोसा की तरफ तो फेस नहीं कर रहा कि उसकी तरफ डायरेक्टेड नहीं है. लेकिन हम देख सकते हैं कि इट इज़ सुपीरियरली डायरेक्टेड है ना. एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द डेल्टॉइड्स रिजल्टेंट फोर्स एंड ये सुपीरियरली डायरेक्टेड. तो अगेन वी कैन से कि इट प्रिवेंट्स इन्फीरियर ट्रांसलेशन और सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस है ना. एंड दैट्स हाउ वी कैन से कि इट इम्प्रूव्स the stabilization of the GH joint, not any vector or any component not directed towards the glenoid fossa but it is directed superiorly है ना. and that's how it prevents. and तभी हम देखते हैं कि let's say if there is an you can say injury, not injury, but if the deltoid is in a paralyzed state, in that case we can say कि head of humerus can subluxate inferiorly ना, जिसको हम sulcus sign कहते हैं. वॉइस ब्रेकिंग. हम्म. सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. वॉइस इज ब्रेकिंग. जस्ट एक सेकंड, फिर मैं is it better now? Is it better? यस सर. Okay. So I was saying that it is
superiorly directed, and that's why we see कि if the deltoid is in a paralyzed state, in that case we see that the head of humerus it subluxates inferiorly, है ना, इसको हम sulcus sign कहते हैं. I hope everyone is clear with the term sulcus sign. sulcus sign सबको Yes, clear sir. है ना, एंड या sulcus deformity भी आप कह सकते हो. एंड इसके अलावा हमने देखा था कि इन केस ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ द डेल्टोइड, है ना, ओवर एक्टिविटी ऑफ डेल्टोइड कब होगा, जब हम देखेंगे कि लेट्स से ये मेजरली हमें देखने को मिलता है बॉडी बिल्डर्स में, जहाँ पे हम देखते हैं कि दे आर नॉट वर्किंग अपॉन देयर सिट्स, है ना, सिट्स मसल के ऊपर काम नहीं कर रहे, एंड दे आर कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देयर डेल्टोइड मसल. इन दैट केस व्हाट वी विल सी दैट there will be you can say upward translation of head of humerus, and because of that सब acromial space जिसकी हमने बात कर रही थी that should decrease, है ना, अगर head of humerus if it translates superiorly, that is again an abnormal condition of the GH joint. So if it translates superiorly because of overactivity of the deltoid, in that case we will see that the subacromial space will decrease, and because of that again subacromial space अगर decrease करेगा already, एंड हमने पहले ये देखा था कि जब हम आर्म एबडक्शन करते हैं उस केस में इवन फर्दर हमारा सब एक्रोमियल स्पेस डिक्रीज करता है ना, तो ऑलमोस्ट 10 mm का होता है स्पेस एंड ऑलमोस्ट 5 mm का हो जाता है विद आर्म एबडक्शन. तो हम पहले ही देख रहे हैं विद ओवर एक्टिविटी ऑफ डेल्टॉइड हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस सुपीरियरली ट्रांसलेट कर गया, एंड उसके बाद जब हम आर्म एबडक्शन कर रहे हैं तो उस केस में फॉर श्योर हमारा क्या होगा, इम्पिंजमेंट किन स्ट्रक्चर्स का होगा जो कि हमारे सब एक्रोमियल स्पेस में प्रेजेंट है. दो चीज़ें प्रेजेंट होती है ना मेजरली, कोई बताएगा क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है सब एक्रोमियल स्पेस में? सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन एंड सब एक्रोमियल बर्सा, है ना, तभी हम सब एक्रोमियल बर्साइटिस या सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस या फिर सब एक्रोमियल टेंडिनाइटिस भी हम बोल देते हैं. तो ये कंडीशंस हम देख सकते हैं जहाँ पे सब एक्रोमियल स्पेस डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ डेल्टॉइड, है ना, एंड उसकी वजह से हमें कौन सा एक टिपिकल टाइप ऑफ पेन प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है? पेनफुल आर्क सिंड्रोम. हाँ, पेनफुल आर्क सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है, पेनफुल आर्क सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा. तो सिंपली बस वो चीज़ है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ डेल्टॉइड जो है वो जीएच जॉइंट स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है. लाइकवाइज अगर हम सिट्स की बात करते हैं, सिट्स का तो सिंपल है कि मतलब इनका इवेंचुअली जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है वो इस तरह से डायरेक्टेड है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फोर्स वेक्टर, तो अगर हम अगेन इसको एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट में, आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं है कि ये हमने इसी को एक्स कॉम्पोनेंट क्यों लिया, इसको हमने वाई कॉम्पोनेंट क्यों लिया, बिकॉज हम अभी हम ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो बनाते हैं वो मसल का जहाँ पे इंसर्शन होता है या फिर मसल जहाँ पे एक्शन शो करती है वहाँ पे वी मेक द रिजल्टेंट फोर्स है. तो मसल का इंसर्शन हमारा जीटी पे है ना, इवेंचुअली फोर्स जो है हमारा आईटीएस का अलग से वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. अब जिस बोन पे उसका इंसर्शन है उसके पैरेलल हमेशा एक्स एक्सिस बनेगा, एंड उस बोन के परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस बनेगा. देखो यहाँ पे भी है हमारा इंसर्शन डेल्टॉइड का यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस इस बोन के पैरेलल है ह्यूमरस के, एंड परपेंडिकुलर इसके वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, एंड एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी द पैरेलल वन, ठीक है, पैरेलल टू द बोन जिसमें उसका इंसर्शन है या फिर जिस बोन के ऊपर वो एक्शन शो कर रहा है, ठीक है. अगर आपको मैं बोलता हूँ कि इफ़ देर इज़ रेसिप्रोकेशन ऑफ ऑरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ लेट्स से आईटीएस मसल्स, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटीएस मसल्स जो है डिस्पाइट ऑफ शोइंग इट्स एक्शन ऑन द ह्यूमरस, अब ये एक्शन अपना शो कर रहा है ऑन स्कैपुला लेट्स से, तो उस केस में अगर हम फोर्स वेक्टर बनाना चाहेंगे तो किस बोन पे बनाएंगे, ह्यूमरस पे कि स्कैपुला पे? स्कैपुला पे बनाएंगे, ठीक है. उस केस में हम तो जहाँ पे इंसर्शन होगा या फिर जहाँ पे वो एक्शन शो करेगा वहाँ पे हम फोर्स वेक्टर बनाते हैं, ठीक है. ठीक है, तो ये एंड इसके अलावा लास्ट मसल की अगर हम बात कर सकते हैं, दैट इज इट इज़ नॉट मेजरली दैट मच इन्वॉल्व, बट स्टिल वी कैन से कि कुछ अमाउंट ऑफ यू कैन से टेंशन इज बीइंग इंक्रीज इन द जॉइंट कैप्सूल by the contraction, or you can say by the generation of tension in the long head of bicep brachii, है ना, एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है इवेंचुअली जो इसका जो टेंशन है इट ट्रैवल्स टुवर्ड्स द जॉइंट कैप्सूल, एंड बिकॉज ऑफ दैट जॉइंट कैप्सूल जो है इट बिकम्स टाइटन्स, है ना, इट टाइटन्स, है ना, इट टाइटन और ज़्यादा टॉट हो जाता है, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी इवेंचुअली जो वो टॉटनेस है या फिर जो टेंशन है इट इवेंचुअली गोज टुवर्ड्स द जीएच लिगामेंट्स, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से इवेंचुअली इट रीएनफोर्सेस the GH joint stability, and likewise we can say कि how the long head of bicep again you can say ensures the stability of the GH joint, ठीक है.
ये सारी मसल्स GH जॉइंट की स्टेबिलिटी इंश्योर करती है, बट अलग अलग तरीके से। ये चीज़ हमें समझनी है। आई थिंक बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एंड द थिंग इज़ दैट बाइसेप in case of you can say injury, or if the sits muscles are not working properly, in that case responsibility on the long head of bicep will increase to keep the joint capsule tensed. तो उस केस में we will see there will be a hypertrophy of the long head of bicep, है ना, because इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करना पड़ रहा है। अब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इसको टेंशन शो करना पड़ रहा है। इन दैट केस आफ्टर a considerable period of time we will see there will be hypertrophy of the long head of bicep। ठीक है, सिंपल, बस ये चीज़ है। आई होप अब क्लियर है सबको। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग अप टू द स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम। ये अगेन दिस इज रियली सिंपल। अनलाइक हमारा लंबर पेल्विक रिदम, वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट था, बट आई थिंक वो भी बहुत सिंपल था। आई होप सबको लंबर पेल्विक रिदम भी क्लियर हो गया है। हमने कौन सा क्लास लीवर हमने कौन सा ऑर्डर लीवर हमने वहाँ पे देखा था, जहाँ थर्ड ऑर्डर लीवर ना, जहाँ पे पर्सन जो था वो फॉरवर्ड बेंडिंग में जा रहा था एंड देन कमिंग बैक, है ना, तो इट वाज थर्ड ऑर्डर लीवर। एंड लाइकवाइज अगर आप एग्जांपल्स देते हो ना बॉडी में, अलग अलग एग्जांपल्स ऑफ लिवर्स, तो यू विल सी कि मैक्सिमम जो एग्जांपल्स आपको बॉडी में मिलेंगे दैट विल बी थर्ड ऑर्डर लिवर। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि हमारी बॉडी जो है एज अ होल इट इज़ इन मैकेनिकल डिसएडवांटेज। मतलब कि एज अ होल हमारी बॉडी जो है इट इज़ इन मैकेनिकल डिसएडवांटेज, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप एग्जांपल्स लेके चलते हो तो वहाँ पे दोज लिवर्स दे फॉल अंडर थर्ड ऑर्डर लिवर। ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई हमें। एंड इसके अलावा देखो एक चीज़ और है, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस थिंग। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, उसमें मैंने एक्चुअली बुक में आप देखोगे, आई थिंक नॉर्किन्स में ये चीज़ दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर तो आपका C0C1 जॉइंट को दिया हुआ है ना, कि C0C1 जॉइंट जो है वहाँ पे आपका वो फल्क्रम है, एंटीरियरली आपका नेक जो है दैट इज ट्राइंग टू गो इनटू फ्लेक्शन, एंड बैक जो सब ऑक्सीपिटल जो एक्सटेंसर मसल्स है वो आपको नेक जो एक्सटेंड कर रही है, तो उस केस में आप बोल सकते हो दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद सेकंड ऑर्डर आई थिंक फुट में बताया गया है ना, जहाँ पे टोज़ के ऊपर अगर पर्सन खड़ा हो रहा है, एंड उसके बाद लोड जो है वो बॉडी का मतलब फुट के सेंटर में है, एंड उसके बाद काफ मसल जो है वो सबसे पीछे, तो वहाँ पे एफर्ट लग रहा है। एंड थर्ड ऑर्डर लिवर जो है वो हमारा आई थिंक ब्रेकियोरेडियलिस ऐसे कुछ है। लेकिन यू कैन मतलब आप फुट में भी बात कर सकते हो ना थर्ड ऑर्डर लिवर की। मतलब हम अलग अलग एग्जांपल, ज़रूरी नहीं कि फुट में सिर्फ सेकंड ऑर्डर लिवर ही होगा। आप अगर सिचुएशन चेंज कर लो या पोजीशन चेंज कर लो पर्सन की, तो यू कैन इवन फिगर आउट कि यू कैन फाइंड आउट थर्ड ऑर्डर लिवर एज वेल इन द फुट, है ना। आप सेकंड ऑर्डर लिवर आप हैंड में भी, आर्म में भी आप फिगर आउट कर सकते हो। तो इट डजंट मीन कि बुक में अगर आर्म में दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर लिवर तो सिर्फ आर्म में ही हमें थर्ड ऑर्डर लिवर मिलेगा। यू कैन जस्ट, इसमें आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, एंड आप खुद से फिगर आउट करो कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसमें कौन सा ऑर्डर लिवर बन रहा है, कौन सी ब्रेकियोरेडियलिस के लिए कौन सा बन रहा है, ब्रेकियालिस के लिए कौन सा ऑर्डर लिवर बन रहा है। जस्ट इसको ना खुद से आप इसके लिए तो क्रिएटिविटी लगेगी कि कितना आप इसको लेके क्रिएट, क्योंकि अब तो बेसिक हमें पता चल गया कि कैसे काम करते हैं चीज़ें। अब आपके ऊपर है कि आप कितना इसको और ज़्यादा खुद से आप फिगर आउट करते हो एंड मूवमेंट्स को, एंड उसके बाद हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर लिवर वहाँ पे बन रहा होगा, है ना। ओके, सो नाउ कमिंग अप टू द स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम। यहाँ पे we can see कि स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम जो है that can easily define why painful arc syndrome जो है that is present between 60 to 120 degree. Normally we see that during arm elevation in the first 60 degree, because we know कि अगर हम स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन हो रहा है ना, दिस इज आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, दिस इज द अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। इसमें हमें कौन से पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना है, कोई बताएगा। स्कैपुला का जब हम अपवर्ड रोटेशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कौन सा इंफीरियर एंगल ना, इंफीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, एंड इफ इट वाज मूविंग लैटरली तो इन दैट केस वी वर सेइंग दैट इट इज गोइंग इनटू अपवर्ड रोटेशन। Okay, so here we can see that it is going into upward, and we know that scapular upward rotation का जो range of motion है that is 60 degree। ठीक है, 60 डिग्री का रेंज ऑफ मोशन हमें मिलता है स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन के लिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फॉर यू कैन से फॉर फर्स्ट 60 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन
it is majorly the responsibility of the scapulothoracic joint, of the ST joint, because scapula moving over thorax है ना, first 60 degree it is majorly the responsibility of the scapulothoracic joint. And then eventually we see that now, since the scapula has gone into its complete range of motion for upward rotation जो कि 60 degree है, after that you will see it is majorly the responsibility of the GH joint to provide arm elevation. इसका मतलब ये नहीं है कि GH joint के अंदर कोई movement नहीं हो रही in first 60 degree. Of course GH joint के अंदर भी, GH joint articulation में भी हमारे movement कुछ ना कुछ होगी for sure, लेकिन we can say कि it is majorly because जो first 60 degree of arm elevation हो रहा है, it is majorly because of scapulothoracic joint. Once the scapula has reached its 60 degree of of upward rotation, after that we will see अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी GH जॉइंट की बढ़ गई है फॉर कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द आर्म एलिवेशन. तो अब हम देख सकते हैं, अब मैक्सिमम अगर आप देखोगे ट्रांसलेशन एंड रोलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा आपका GH जॉइंट पे, ठीक है, 60 से लेके ऑलमोस्ट आपका पूरा 120 डिग्री तक. एंड लाइकवाइज वी कैन से कि हमारा 180 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन जो है वो हम कंप्लीट कर पाते हैं बाय डूइंग सो, ठीक है. अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है कि फर्स्ट इतना तो हमें समझ आ गया कि फर्स्ट 60 डिग्री में इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ स्कैपुला. तो दैट्स वाई अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी GH जॉइंट की बढ़ गई है फॉर आर्म एलिवेशन पास्ट 60 डिग्री. तो बिकॉज ऑफ दैट हमने ये चीज़ देखी थी कि आर्म एलिवेशन में एज अ होल अगर हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस का, तो इट मूव्स अ बिट सुपीरियरली, और यू कैन से सब एक्रोमियल स्पेस ऑफ कोर्स डिक्रीजेस विद आर्म एलिवेशन. तो इसलिए हम देखते हैं कि once we have crossed 60 degree of arm elevation, उसके बाद पेन अराइज होता है बिकॉज 60 के आगे हमारा जब आर्म एलिवेशन होगा उस टाइम पे हमारा सब एक्रोमियल स्पेस मैक्सिमली डिक्रीज करता है. एंड 60 से लेके ऑलमोस्ट मतलब यू कैन से 120 डिग्री तक पहुंचता है, ठीक है, 60 से 120 डिग्री, ठीक है. एंड उसके बाद मतलब ये 120 में ये वाला 120 नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 0 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. इसका मतलब 60 से 60 और मतलब कि GH जॉइंट का 60 डिग्री और तक वहाँ तक हमारा पेन रहता है, बिकॉज उस ड्यूरेशन में मैक्सिमम यू कैन से सब एक्रोमियल स्पेस डिक्रीज करता है. उसके बाद वी सी पास्ट 120 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन, उसके बाद बट वी सी कि हमारा GH जॉइंट जो है या फिर हेड ऑफ ह्यूमरस जो है इट बिकम्स रिलेटिवली स्टेबल, मोर और लेस इट बिकम्स स्टेबल, है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट वी सी कि द पेन जो है डिक्रीजेस आफ्टर 120 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन. बट वी सी 60 से 120 डिग्री यहाँ तक कहीं तक हम देखते हैं कि मैक्सिमम हमारा पेन मिलता है अगर सब एक्रोमियल स्पेस इम्पिंच अगर डिक्रीज हो गया है. एंड दैट्स बिकॉज सब एक्रोमियल स्पेस मैक्सिमली डिक्रीज करता है बिटवीन 60 to 120 डिग्री. एंड दैट वी कैन टॉक अबाउट बाय टॉकिंग अबाउट द स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम. तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि एज अ होल पूरा 180 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन के लिए almost for every 2 degree of arm elevation 1 degree of you can say 2 degree of GH joint movement के लिए almost 1 degree of scapulothoracic का motion हो रहा है. and like because of that we can say the ratio is 2:1, and that is basically called as scapulohumeral rhythm. सबको I hope ये चीज़ clear है. ये I think सबने पढ़ा होगा, ये चीज़ तो सब पढ़ते हैं हम, scapulohumeral rhythm. इसमें किसी को डाउट यहाँ तक? ठीक है इसमें ओके. तो देखो लाइन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है for overall ratio of 2 degree of GH to 1 degree of scapular. It means for every 2 degree of मतलब जितने टाइम में 2 डिग्री ऑफ GH जॉइंट मूवमेंट हो रहा है उतना ही में हमारा 1 डिग्री ऑफ स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट भी हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट अगर हम रेशियो की बात करते हैं, फिर अगर हम कंपेयर करते हैं GH जॉइंट मूवमेंट एंड स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट को, तो इन दैट केस वी विल सी कि ऑलमोस्ट स्कैपुलोथोरेसिक मोशन जो है that is almost half of the GH joint motion, and because of that इसका ratio जो है that we can say that it is 2:1, ठीक है. और we can say it is we call it as scapulohumeral rhythm because again एक rhythm follow कर रहा है ना. मतलब पहले हम देखते हैं कि हर 2 डिग्री ऑफ GH मोशन के लिए 1 डिग्री ऑफ स्कैपुलोथोरेसिक मोशन हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज फॉलोइंग अ रिदम, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कॉल इट अ स्कैपुलोह्यूमरल रिदम. लाइकवाइज जब हमने लंबर पेल्विक रिदम की बात करी थी तो वहाँ पे भी वी कैन से कि ड्यूरिंग बेंडिंग एंड ड्यूरिंग कमिंग बैक फ्रॉम बेंड पोजिशन टू नॉर्मल पोस्चर, इन दैट केस ऑल्सो इट वॉज फॉलोइंग अ रिदम, है ना. पहले वहाँ पे लंबर फ्लेक्शन था एंड दैट देन देयर वाज पेल्विक टिल्ट एंटीरियरली जब हम फॉरवर्ड बेंड में जा रहे थे. लाइकवाइज उसका तो एक रिदम वहाँ पे फॉलो कर रहा था या फिर एक पैटर्न फॉलो कर रहा था. बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे भी वी आर यूजिंग द टर्म रिदम, ठीक है, लंबर पेल्विक रिदम या फिर लंबर पेल्विक मोशन, ठीक है. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके ओके ठीक है. नाउ कमिंग अप टू
दिस थिंग ओके, ये लास्ट चीज़ बस इसकी बची, इसके बाद वी हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन पेयर ऑफ मसल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बार पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इन दिस स्लाइड व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट इज during arm elevation, what we see during arm elevation, what we see that okay, there is upward rotation of scapula, है ना, there is upward rotation of scapula, and during upward rotation of scapula what we see that there is जो axis होगा, axis is supposed to be an AP axis, and not only AP axis, it has to be oblique AP axis. Why oblique AP axis? Because we know कि स्कैपुला जो है, स्कैपुला हमारा नॉर्मल प्लेन में प्रेजेंट है कि नहीं, जो स्कैपुला की नो प्लेसमेंट सर, नहीं है ना। कैप्शन में प्रेजेंट है। हाँ, स्कैपुला का अपना दूसरा प्लेन होता है ना, जिसको हम स्कैपुलर प्लेन कहते हैं, विच इज़ इन अ बिट ऑफ इंटरनल रोटेशन, थोड़ा सा एंटीरियर टिल्टेड, थोड़ा सा अपवर्ड रोटेशन में होता है। इट मीन्स कि स्कैपुला का अपना दूसरा प्लेन होता है। अब इसमें अगर मैं आपको बोलता हूँ कि स्कैपुला का अपना अपना एक प्लेन है, तो इन दैट केस जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, तो अब नाउ व्हाट आई से कि स्कैपुला जो है, स्कैपुला के पास एक अपना एक ऐसा प्लेन है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको बोलता हूँ स्कैपुलर अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन के लिए, है ना, दिस इज अपवर्ड रोटेशन, दिस इज डाउनवर्ड रोटेशन, तो इन दिस केस हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, अगर नॉर्मल प्लेसमेंट होता है स्कैपुला का, है ना, कार्डिनल प्लेन में, तो उस केस में एग्जैक्टली हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है, जिसके अराउंड स्कैपुला जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन में जाता है। लेकिन अब हमारा स्कैपुला कुछ ऐसे प्रेजेंट है, तो उसमें ऑब्लिक एपी एक्सिस होगा ना, इतना हमें क्लियर है ना, ऑब्लिक एपी एक्सिस होना चाहिए, जो हमारा प्योरली स्कैपुला के लिए है, ठीक है, नॉट द नॉर्मल एपी एक्सिस बट द स्कैपुलर एपी एक्सिस, और यू कैन से ऑब्लिक एपी एक्सिस। लाइकवाइज अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग की बात करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग की बात करते हैं, इन दैट केस हमारा जो कौन सा एक्सिस होना चाहिए, फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस के अराउंड हमारा, है ना, स्कैपुला जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग में जाएगा। तो इन दैट केस अगेन देखो, नॉर्मल प्लेन में होता तो इन दैट केस ए फ्रंटल एक्सिस हमारा नॉर्मल पास कर रहा होता, लेकिन अब अगेन हमारा ये इस तरह से है, तो हमारा ऑब्लिक फ्रंटल एक्सिस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की, जहाँ पे हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है, तो क्या वर्टिकल एक्सिस में कोई इशू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। देखो वर्टिकल है ना, वर्टिकल एक्सिस तो हमारा अगेन यही रहेगा, चाहे स्कैपुला की प्लेसमेंट ये रहे, चाहे स्कैपुला ऐसे रहे कि ऐसे रहे, अगेन वर्टिकल एक्सिस तो हमारा ऐसे ही पास करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए कीप इन माइंड कि वर्टिकल एक्सिस जो होता है, वर्टिकल एक्सिस हमारा कभी भी ऑब्लिक वर्टिकल एक्सिस टर्म मत यूज़ करना। मतलब जब हम स्कैपुला की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो डोंट नेवर यूज़ द टर्म ऑब्लिक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस तो वर्टिकल एक्सिस वो वैसे ही रहेगा, लेकिन एपी एक्सिस एंड फ्रंटल एक्सिस आपको ऑब्लिक में आपको अब देखने को मिलेगा। तो हर जगह पे आप शोल्डर में अगर बात करते हो स्कैपुला की, तो आपको ऑब्लिक एपी एक्सिस एंड ऑब्लिक फ्रंटल एक्सिस देखने को मिलेगा, लेकिन वर्टिकल एक्सिस सिर्फ ये टर्म लिखा होगा, ऑब्लिक वर्टिकल एक्सिस आई डोंट थिंक आपको कहीं पे टर्म देखने को मिलेगा किसी बुक में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, ठीक है। ओके, now what we see that we have got oblique AP axis, जिसके अराउंड हमारा स्कैपुला जो है it goes into upward rotation. Now the thing is कि अगर आपको याद हो, मैंने शायद कल या परसों एक क्लास में मैंने बताया था कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, उसके बाद AC जॉइंट एंड देन द ST जॉइंट, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, तीनों जॉइंट जो होते हैं, ऑल दीज 3 जॉइंट्स आर इन क्लोज चेन, है ना, मतलब क्लोज चेन में है। इसका मतलब इट मीन्स कि एक जॉइंट पे अगर कोई मूवमेंट होगा, तो बिकॉज ऑफ डैट बाकी 2 जॉइंट्स भी हमारे अफेक्ट होंगे, और यू कैन से बाकी 2 जॉइंट्स पे भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो इट मीन्स कि अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा SC जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे कोई मूवमेंट होता है, फॉर श्योर हमारा AC जॉइंट पे भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, एंड जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारा एज अ होल जो स्कैपुला है वो मूवमेंट में जाना चाहिए, या फिर स्टर्नोक्लेविकुलर स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट जो है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें मोशन या मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, AC जॉइंट एंड SC जॉइंट, ये तीनों जॉइंट जो है, ये तीनों हमारे क्लोज चेन में है। नाउ ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन व्हाट वी सी, ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ आर्म एलिवेशन, या फिर ड्यूरिंग यू कैन सी ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, लेट्स से अगर हम यहाँ पे है 0 डिग्री और यू कैन से 20 डिग्री, तो इन डैट केस अगर हम ऑब्लिक AP एक्सिस की बात करना चाह रहे हैं, you can say it will fall more towards the root of spinoScapula. This is the root of spinoScapula ना, ये spinoScapula है, this is the root of spinoScapula. तो it means अगर हम oblique AP axis की बात करते हैं in case of upward rotation of scapula,
तो इन दैट केस वी कैन से दैट ऑब्लिक एपी एक्सिस फॉल्स मोर, यू कैन से नियर टू द रूट ऑफ स्पाइनोस्कैपुला। या फिर इसको मैं दूसरे टर्म्स में अगर मैं बोलता हूँ तो यू कैन सिंपली से that during the initial phase of upward rotation of scapula, it is majorly the responsibility of the SC joint, sternoclavicular joint के major responsibility है। और you can say maximum action जो होगा, maximum movement जो होगा, that will be at the SC joint। बट एज द मूवमेंट प्रोग्रेसेस, जितना जितना मूवमेंट प्रोग्रेस होगा, मतलब 20 से 40 डिग्री पहुंचा, 40 से लास्ट हमारा 60 डिग्री ऑफ अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला पहुंचा, तो इन डैट केस वी सी हमारा जो एपी ऑब्लिक एपी एक्सिस जो होता है, जिसके अराउंड हमारा स्कैपुला जो है वो अपवर्ड रोटेशन में जा रहा है, तो वो अगेन उसका प्लेसमेंट चेंज होगा, ठीक है। एंड वी सी इवेंचुअली एट द एंड रेंज ऑफ अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ऑलमोस्ट एट यू कैन से 40 to 60 डिग्री ऑफ रेंज में, we can say it is majorly the responsibility of the AC joint to provide upward rotation, not the SC joint। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? तो इट मीन्स यहाँ पे मैं सिंपली सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो कोई भी अगर आप मूवमेंट करते हो, लेट्स से अगर मैं आर्म एलिवेशन करता हूँ, तो नॉर्मली तो मैं बोल रहा हूँ कि आर्म एबडक्शन के टाइम पे इट इज़ द एपी एक्सिस, लेकिन क्या एक्चुअली सिर्फ एक ही पॉइंट पे एपी एक्सिस होगा? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरा एपी एक्सिस भी एज अ होल चेंज होना चाहिए हर पॉइंट पे। मतलब जैसे मैं आर्म एलिवेशन कर रहा हूँ, एपी एक्सिस भी एज अ होल ऊपर की तरफ मूव करेगा, जितना मैं आर्म एबडक्शन जो है वो मैं कंप्लीट करूँगा, है ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, कि हर एक इंस्टेंट पे हमें जो एक्सिस है वो किस तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर उसी की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं ड्यूरिंग अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, तो इन दैट केस ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ अपवर्ड रोटेशन वी विल सी इट इज मेजरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एससी जॉइंट, बट बाय द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन ऑफ द अपवर्ड रोटेशन, जो कि हमारा 60 डिग्री का होता है, at that time we will see it is majorly the responsibility of the AC joint, or you can say in the mid range, almost you can say in 30 degree of range of motion of upward rotation of scapula, at that particular point you can say it is 50% दोनों की responsibility है, half it is of the SC joint and half it is of the AC joint, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किस जॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। इनिशियल फेज ऑफ अपवर्ड रोटेशन में वो एससी जॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, ड्यूरिंग एंड रेंज ऑफ अपवर्ड रोटेशन के टाइम में वो एसी जॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर जॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपवर्ड रोटेशन के टाइम पे, जहाँ पे मतलब उसकी हम बात कर रहे हैं इनिशियल फेज में या फिर एंड फेज में। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। लाइकवाइज अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात करना चाहता हूँ इन केस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन अगर मैं कर रहा हूँ, तो एल्बो फ्लेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कौन सा वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, एक्सिस कौन सा होना चाहिए एल्बो फ्लेक्शन में? फ्रंटल एक्सिस होगा ना, फ्रंटल एक्सिस के अराउंड एल्बो। लेकिन क्या पूरे एल्बो फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन में मेरा सेम ही एक्सिस रहेगा? आई डोंट थिंक। जब मेरा एल्बो एक्सटेंशन में रहेगा, है ना, जब एल्बो एक्सटेंशन में है, तो इन डैट की समय देखता हूँ कि मेरे पास कैरिंग एंगल भी प्रेजेंट है ना। तो कैरिंग एंगल जब प्रेजेंट है तो इट मीन्स इस केस में मेरा एक्सिस जो होगा तो वो थोड़ा सा ऑब्लिकली प्रेजेंट होगा। लेकिन जब मैं एल्बो फ्लेक्शन करता हूँ तो इस केस में मेरा कैरिंग एंगल जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और यू कैन से जो एक्सिस मेरा ऑब्लिकली पास कर रहा था अब वो मेरा स्ट्रेट इस तरह से पास करना शुरू हो गया। तो यू कैन से इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो है वो एल्बो एक्सटेंशन में मैक्सिमम ऑब्लिक था, लेकिन एल्बो फ्लेक्शन के साथ में ऑब्लिक्विटी जो है वो कम होती गई, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरा कैरिंग एंगल जो है वो कम होता गया विद एल्बो फ्लेक्शन, है ना। तो इट मीन्स हर जॉइंट में आप देखोगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है दैट मस्ट चेंज, है ना, इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द यू कैन से बॉडी स्ट्रक्चर ना। तो इसकी वजह से मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। बुक में यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ एससी एसी जॉइंट के बारे में बात की गई है, लेकिन इसके अलावा हम हर एक जॉइंट में इसकी बात कर सकते हैं। हम जीएच जॉइंट में भी इसकी बात कर सकते हैं, बाकी सब में भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेजरली इट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट फॉर द एससी एंड द एसी जॉइंट बुक में। तो इसलिए मैंने सेम चीज़ उसी को मैंने यहाँ पे रखा है। आई होप सबको चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना, अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला के टाइम पे, ठीक है। ओके, तो इट मीन्स कि डायरेक्टली दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ड्यूरिंग एंड फेज, और मे बी इन द मिड फेज ऑफ अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, कौन से जॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कहाँ से पास कर सकता है।
तो यू मस्ट रिमेंबर कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा एससी जॉइंट से एसी जॉइंट की तरफ पास करता है ड्यूरिंग अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। एंड इवेंचुअली इन सब की वजह से हमारा एस टी जॉइंट पे मूवमेंट देखने को मिलेगा ना, बिकॉज इवेंचुअली हमारा अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला जो है वो एस टी जॉइंट का प्राइमरली जो हम देखते हैं मूवमेंट होता है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग अप टू सर्टेन यू कैन से ग्रुप ऑफ मसल्स वी कैन टॉक अबाउट, जो कि इवेंचुअली एज अ होल एक साथ काम करता है एक पर्टिकुलर एक्शन प्रोवाइड करने के लिए। नाउ दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, एंड इसमें सबसे पहले हमने इसकी तो बात कर ली है, हमने इसकी आई थिंक किसी न किसी क्लास में बात करी थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अपवर्ड रोटेशन। आई थिंक जब हमने अपर लिम्ब मसल्स की हमने बात करी थी एनाटमी में, तो उस टाइम पे हमने देखा था ड्यूरिंग अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला इट इज़ द अपर एंड द लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस along with that the serratus anterior, and as a whole ये तीनों structures, तीनों you can say muscles है ना, एक साथ contract करती हैं and eventually they provide upward rotation of scapula where the inferior angle of scapula moves laterally। या फिर इसका मैंने एग्जांपल ऐसे भी बताया था, इसको अगर आप स्टेयरिंग व्हील की तरह, या फिर लेट्स से ये स्कैपुला है ना, तो स्कैपुला के ऊपर यहाँ पे हमारा अपर फाइबर ऑफ ट्रेपीज है जो कि इस तरफ फोर्स लगा रहा है ना, इस तरफ फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे हमारा लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपीज जो कि नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, एंड इस तरफ हमारे पास सेरेटस एंटीरियर जो कि इस तरफ। तो इवेंचुअली तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे इस तरह मतलब फोर्स लगा रही है ना, यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर, यहाँ पे लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस, यहाँ पे अपर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस। इवेंचुअली हमारा जो स्कैपुला है इट मस्ट गो इनटू अपवर्ड रोटेशन, ठीक है। ये तो हम सबको क्लियर है, ये हमने डिस्कस किया था, इसमें किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ, क्लियर है। सर एक ऑप्शन सर trapezius and serratus anterior separate option, the more appropriate answer which will be the more appropriate answer? नहीं, ऑप्शन में आएगा तो कंबाइंड आएगा, मतलब यहाँ मतलब आप किस तरह से पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं। मतलब अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला के लिए कौन एक्ट कर रहा है, तो trapezius and serratus anterior ये ऐसे सेपरेट रहेंगे तो नहीं, सेपरेट आ ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी ने क्वेश्चन में ऐसा डाला हुआ है सेपरेट, तो मेरे ख्याल से उसने उस इंसान को कंसेप्ट समझ नहीं आया, या फिर उसने क्वेश्चन गलत बनाया। बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में मसल्स काम कर रही है, उसकी वजह से हमारा स्कैपुला मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर श्योर क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला के टाइम पे विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मसल जिसकी हम बात कर सकते हैं विच कैन इवेंचुअली लीड टू अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। लेकिन इंडिविजुअल मसल की हम कैसे, ठीक है, वी नो कि सेरेटस एंटीरियर अपवर्ड रोटेशन प्रोवाइड करता है अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, लेकिन एक ऑप्शन में ट्रेपीजियस, एक ऑप्शन में सेरेटस एंटीरियर, तो आई डोंट थिंक कि दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। तो दोनों को एक साथ देना ज़रूरी है, तभी तो हम एज अ होल पूरे फंक्शनिंग की बात कर सकते हैं अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला की, ठीक है। ओके, इट्स लाइक अगेन कि मैं मतलब जैसे कार का स्टीयरिंग व्हील है उसको मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ, अब आप पूछ रहे हो कि ये वाला हाथ मूव कर रहा है कि ये वाला हाथ, दोनों मूव कर रहे हैं ना स्टीयरिंग व्हील को, तो इसमें मैं ये कैसे बोल दूँ, अगर ऑप्शन में आता है लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है कि राइट हैंड मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि लेफ्ट कर रहा है राइट नहीं कर रहा है, या राइट कर रहा है लेफ्ट नहीं कर रहा है ना, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मसल्स इवेंचुअली वी सी देयर इज अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। ओके, लाइकवाइज एक और मसल की अगर हम बात करना चाहें तो वी कैन टॉक अबाउट डेल्टॉइड एज वेल। अगेन ये भी हमारा मसल ऑफ एलिवेशन में आता है, तो हियर वी कैन सी अगेन वी कैन सी वी हैव गॉट, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कि वी हैव गॉट लॉन्ग यू कैन से एक्स एक्सिस एंड देन शॉर्ट वाई एक्सिस, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनिशियल 15 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन के लिए हमारा सुप्रा स्पाइनेटस जो होता है वो मेजरली प्रोवाइड करता है ना इनिशियल 15 डिग्री ऑफ आर्म, बिकॉज अगेन अगर आप प्लेसमेंट ऑफ सुप्रा स्पाइनेटस देखोगे एंड यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट अगर आप रिजल्टेंट फोर्स बनाते हो तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो उसका आपका एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ एंड वाई एक्सिस इस तरफ, तो वहाँ पे वी कैन सी इवेंचुअली हमारा मसल की जो वेक्टर है वो मतलब हमारा रोटेशनल मोशन जो है वो हमारा प्रोवाइड करना चाहेगा अच्छे से। तो इसलिए हम देखते हैं इनिशियली इट इज़ बाय द सुप्रास्पाइनेटस एंड इवेंचुअली वी सी आफ्टर वंस वी हैव अटेन्ड एटलीस्ट 15 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन। तो इसको अगेन आप पिक्चराइज करो इस चीज़ को, इस इमेज को, कि ये आर्म जो है ये हमारा 15 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन में जा रहा है। तो डोंट यू थिंक कि हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है, इट मस्ट डिक्रीज एंड वाई कंपोनेंट जो है दैट मस्ट इंक्रीज, बिकॉज अगेन हमारी दिस
हैज़ टू डू विद द प्लेसमेंट ऑफ द, और यू कैन से ओरिएंटेशन ऑफ द मसल फाइबर्स. मसल फाइबर का ओरिएंटेशन किस तरह से हो रहा है. जब हम आर्म, लेट्स से मैंने आर्म एलिवेशन किया 90 डिग्री का, तो इन डैट केस अगेन मेरा डेल्टॉइड का ओरिएंटेशन सुप्रास्पाइनेटस के जैसा हो गया ना. मतलब जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यू कैन से ट्रांसवर्सली इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकली, और यू कैन से मूवमेंट आर्म जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया कहीं, है ना, इन केस ऑफ आर्म एलिवेशन 90 डिग्री का. लेकिन अभी हम जब न्यूट्रल 0 डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन है, उस केस में हमारा मूवमेंट आर्म जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक इतना सा ही है सिर्फ, है ना, फॉर आर्म एलिवेशन. तो बिकॉज ऑफ डैट वी कैन से इवेंचुअली हमारा आर्म एलिवेशन के लिए जो मूवमेंट आर्म है, या फिर यू कैन से वाई कॉम्पोनेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है आफ्टर सर्टेन डिग्री ऑफ आर्म एलिवेशन, बट इनिशियली इट इज़ बाय द सुप्रास्पाइनेटस. तो इवेंचुअली वी कैन से कि इवेंचुअली इट इज़ द डेल्टॉइड एज वेल, जो कि हमारा आर्म एलिवेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, okay, and we can say this thing that without the rotator cuff deltoid contraction results in a shrug. अगर हमारा मेनली सुप्रास्पाइनेटस अगर अफेक्टेड है ना, तो इन दैट केस इवन दो हमारा डेल्टॉइड प्रॉपर्ली काम कर रहा है, स्टिल द पर्सन वोंट बी एफिशिएंटली एबल टू डू आर्म एलिवेशन. द रीजन इज बिकॉज इनिशिएशन ही नहीं होगा ना, बिकॉज इनिशिएशन के लिए वी नो वी नीड द सुप्रास्पाइनेटस. अगर सुप्रास्पाइनेटस काम नहीं कर रहा तो सिंपली देयर विल बी अ श्रगिंग मूवमेंट, जो कि हमारा एक्स कंपोनेंट, जो इतना बड़ा एक्स कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट है डेल्टॉइड का, उसकी वजह से होगा. लेकिन नॉट वी वोंट सी एनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आर्म एलिवेशन. बट इसका उल्टा अगर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस ठीक काम कर रहा है लेकिन डेल्टॉइड अगर हमारा उसकी फंक्शनिंग अगर अफेक्टेड है, तो इन दैट केस स्टिल हमें आर्म एलिवेशन देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स इट विल बी मच वीकर एंड मे बी वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन, बट स्टिल एटलीस्ट अगर हम रेंज ऑफ मोशन कंपेयर करते हैं दोनों केस में, एक केस में जहाँ पे हमारा डेल्टॉइड अफेक्टेड है, दूसरे केस में जहाँ पे हमारा सुप्रास्पाइनेटस अफेक्टेड है, तो वी विल सी कि डेल्टॉइड अफेक्शन के केस में बिकॉज ऑफ सुप्रास्पाइनेटस स्टिल वी विल बी एबल टू कंप्लीट सर्टेन एक्सटेंट ऑफ आर्म एलिवेशन. लेकिन अगर अपोजिट केस है जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस अफेक्टेड है एंड डेल्टॉइड अगर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है, तो उस केस में वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म आर्म एलिवेशन, बिकॉज इनिशिएशन ऑफ आर्म एलिवेशन के लिए हमें सुप्रास्पाइनेटस की जरूरत थी. ठीक है, एक तो सुप्रास्पाइनेटस हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देयर आर रोटेटर कफ, मतलब एक तो सुप्रास्पाइनेटस तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमें ITS मसल्स की भी ज़रूरत है फॉर आर्म एलिवेशन. उसका हम रीज़न यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उसका रीज़न क्या है. दैट वी सी कि ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन एक तो हम देखते हैं कि ITS मसल्स जो है इवेंचुअली वो भी हमारा GH जॉइंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं. ये भी हमने पीछे देखा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ITS मसल्स स्टेबलाइजेज द जॉइंट, है ना, जो कि हमने डायनामिक स्टेबलाइजेशन में देखा. एंड इवेंचुअली व्हाट वी सॉ, अगर ITS मसल्स काम नहीं कर रही है अगर लेट्स से, है ना, तो उस केस में बिकॉज एक एक्सटेंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन ऑफ आर्म एलिवेशन के बाद में हमें GH जॉइंट को लैटरल रोटेशन में लाना पड़ता है, तभी तो हम GH जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर पाते हैं. तो इन दैट केस हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस टीरेस माइनर मेजरली फंक्शनिंग होनी चाहिए ना. एंड वी सी कि इनिशियल फेज में हमारे ITS एक साथ काम कर रही होती है, एंड आफ्टर सम एक्सटेंट ऑफ आर्म एलिवेशन वी सी कि हमारा जो इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरेस माइनर है वो डोमिनेट कर जाती है ओवर सबस्कैपुलरिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंचुअली हमारा GH जॉइंट पे लैटरल रोटेशन होता है, एंड ओनली देन वी आर एबल टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन फॉर आर्म एलिवेशन. सबको ये बात समझ आई कि नहीं? ओके, देखो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि जब हम आर्म एलिवेशन कर रहे हैं, आर्म एलिवेशन के टाइम पे एक एक्सटेंट के बाद हमें लैटरल रोटेशन में लाना पड़ रहा है, उसके बाद नाउ आई कैन कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन फॉर आर्म एलिवेशन, है ना. तो इट मीन्स कि फॉर कंप्लीटिंग द आर्म एलिवेशन सुप्रास्पाइनेटस फॉर श्योर ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ में ITS है ना, इंफ्रास्पाइनेटस टीरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, उसकी भी हमें ज़रूरत है. ठीक है, तो सबस्कैपुलरिस क्यों? बिकॉज इनिशियल आर्म एलिवेशन के टाइम पे ये सारी मसल्स एज अ होल हमारी GH जॉइंट की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करती है, एंड आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट ऑफ आर्म एलिवेशन भी सी हमें लैटरल रोटेशन में लाना ज़रूरी है, तभी हम कंप्लीट कर सकते हैं आर्म एलिवेशन रेंज ऑफ मोशन. तो उस टाइम पे हमारी इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरेस माइनर वो मेजरली फंक्शन करेगी. तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से एज अ होल हमारे रोटेटर कफ मसल्स की काफ़ी ज़रूरत है हमें, तभी ओनली देन वी आर एबल टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन फॉर आर्म एलिवेशन, है ना. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर कि हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स जो है दोज कैन बी कंसिडर्ड अंडर द मसल्स ऑफ एलिवेशन. ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली ये सारी मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से हमारा आर्म एलिवेशन रेंज ऑफ मोशन जो है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे. सबको ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं आर्म एलिवेशन की मसल्स की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन के लिए हमारे पास अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस अलॉन्ग विद सेरेटस एंटीरियर हो गया.
दूसरे मसल की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज डेल्टॉइड, बट डेल्टॉइड आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन। उससे पहले हमें मेजरली जो ज़रूरत है आर्म एलिवेशन को इनिशिएट करने के लिए दैट इज सुप्रास्पेनिटस, बट नॉट ओनली सुप्रास्पेनिटस, इंफ्रास्पेनिटस, टीरीस माइनर एंड सबस्कैपुलर, इसकी भी ज़रूरत है हमें इवेंचुअली, ठीक है। तो इट मीन्स रोटेटर कफ, डेल्टॉइड एंड उसके अलावा हमारी सेरेटस एंटीरियर एंड अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, ये सारी हम बात कर सकते हैं मसल की जब हम एलिवेशन ऑफ आर्म की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो अब नाउ द थिंग सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हमने ऊपर देख लिया अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर, ये हम देख चुके हैं। आईटीएस मसल्स का फंक्शन हम देख चुके हैं, सुप्रास्पेनिटस हमने देख लिया। इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछता है कि आर रोम्बॉइड्स, मतलब रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर, आर can they be considered as muscles of elevation? Of course they can also be considered as muscles of elevation, even though आप ये बोलोगे कि rhomboids normally हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, between vertebral column and medial border of this thing scapula, है ना? हाँ, है ना, scapula, medial border. हाँ, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड वर्टिबल कॉलम पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इन दैट केस तो हम देखते हैं देयर विल बी रिट्रैक्शन, है ना, देयर विल बी रिट्रैक्शन इज दिस ना, दिस इज प्रोट्रैक्शन, दिस इज रिट्रैक्शन, है ना, रिट्रैक्शन तो रिट्रैक्शन होगा ना जब हमारी रोम्बॉइड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जहाँ तो रिट्रैक्शन की हम बात तब कर सकते हैं जब हमारा डिप्रेशन हो रहा है, आर्म डिप्रेशन जब हम कर रहे हैं। देखो आर्म एलिवेशन किया तो उस टाइम पे अब देखो प्रोट्रैक्शन में गया मेरा अपर जो ट्रंक कह सकते हैं, जब हम वापस लेकर आए तो उस टाइम पे रिट्रैक्ट किया, वापस रिट्रैक्शन में गया मेरा मतलब स्कैपुला जो है, ठीक है। तो इट मीन्स रिट्रैक्शन के लिए हम रोम्बॉइड्स की बात करते हैं, लेकिन वी कैन इवन से कि रोम्बॉइड जो है वो हमारी मसल्स ऑफ एलिवेशन में भी आती है। कैसे? ओके, तो व्हाट वी कैन सी हियर कि अगर देखो सिंपली अगर आप देखो रोम्बॉइड्स अगर हमारी एब्सेंट होती एंड सिंपली हमारा स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन हो रहा होता बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर एंड लोअर ट्रेपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर। डोंट यू थिंक कि इतना लाइट स्कैपुला है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कितना एब्रप्ट मोशन होना चाहिए स्कैपुला के ऊपर। स्कैपुला के ऊपर जो मोशन होगा उसके ऊपर हमें कंट्रोल भी तो चाहिए एक, है ना। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रोम्बॉइड्स माइनर एंड मेजर प्रेजेंट है जिनका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, and eccentric contraction of rhomboids major and minor will eventually keep a check on the movement of rhomboids, ठीक है, of the scapula, ठीक है। मतलब rhomboid जो होगी, rhomboids even though rhomboids directly upward rotation of scapula provide नहीं करेगी, लेकिन eccentric contraction of rhomboids will keep a check on the smoothness of movement of the scapula। वरना रोम्बॉइड सिंपली, अब देखो रोम्बॉइड अगर यहाँ पे एब्सेंट होती, नहीं प्रेजेंट होती, एंड ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कितना एब्रप्ट मोशन होता है स्कैपुला के ऊपर एंड कितना सडनली ये अपवर्ड रोटेशन में चला जाता। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे पास रोम्बॉइड्स भी प्रेजेंट होती है मीडियली जो कि जिनका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड इवेंचुअली इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रोम्बॉइड्स कीप अ चेक ऑन द स्मूथनेस ऑफ एक्शन और मोशन ऑफ द स्कैपुला। सबको ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? Yes. ठीक है। तो इट मीन्स दो चीज़ें होती है ना, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या होता है बॉडी में, इट हेल्प्स टू कीप अ चेक ऑन द स्मूथनेस ऑफ एक्शन। कोई भी अगर लेट्स से मैंने हाथ में 10 kgs का डंबल अगर मैंने होल्ड किया है एंड मैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, मतलब जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी हो रहा है, तो इन डैट केस मेरा बाइसेप का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अगर बाइसेप एब्सेंट नहीं होता या फिर बाइसेप अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इन डैट केस यहाँ पे लोड है एंड सडनली मेरा एल्बो एक्सटेंशन में जाता ना, बट देर इज इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप जो कि धीरे धीरे छोड़ रहा है, मतलब एल्बो को धीरे धीरे छोड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ डैट अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा एल्बो जो है उसकी स्मूथनेस, मूवमेंट की जो स्मूथनेस है उसके ऊपर चेक रखने में काम कर रहा है मेरा बाइसेप, और यू कैन से इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप। तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब भी हम बात करते हैं वो मूवमेंट की स्मूथनेस के ऊपर काम करता है, नॉट इन प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट। लाइकवाइज अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ और अगर मैं फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा हूँ या फिर लेट्स से मैं बैकवर्ड बेंडिंग कर रहा हूँ, बैकवर्ड बेंडिंग के टाइम पे कौन सी मसल एक्टिवेट होगी अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में बैकवर्ड बेंडिंग करता हूँ? एब्डोमिनल्स या फिर बैक एक्सटेंसर्स? एब्डोमिनल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो एब्डोमिनल्स का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता होगा? एब्डोमिनल्स धीरे धीरे मेरे बॉडी को, ट्रंक को छोड़ रही है पीछे की तरफ, सो दैट मैं एकदम से पीछे ना गिर जाऊँ ना। तो दैट्स वाई अगेन वी कैन से इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मेजर जो फंक्शन है दैट इज टू कीप अ चेक ऑन द स्मूथनेस ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शन। सबको ये बात समझ आई? Yes, sir. ओके, तो Yes. है ना। तो इफ समवन
asks you कि are the rhomboids can they be considered as muscles of elevation? Of course they can be considered as muscles of elevation, and हमें in that case we need to talk about the eccentric contraction of the rhomboids, not the concentric contraction. ठीक है, they work eccentrically. Okay, तो these are as a whole the muscles of elevation. The rhomboids हमने इसकी बात कर ली. इसके अलावा we have got the supraspinatus, infraspinatus, teres spinatus, subscapularis, 6 muscles हो गई. इसके अलावा हमारे deltoid जो है वो भी हमारी एलिवेशन में काम करेगी. एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा अपर एंड लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस अलॉन्ग विद दैट सेरेटस एंटीरियर, जो कि इवेंचुअली हमारा मेनली upward rotation of scapula में काम करती है. एंड एज अ होल वी कैन से ऑल दीज मसल्स contribute to the elevation of arm. Okay, now talking about muscles of depression. तो muscles of depression के लिए first of all we need to talk about these 3 muscles, जो कि हमारी 3 muscles एक दूसरे के पैरेलल काम करती है. इन तीनों का इंसर्शन एक जगह पे होता है. लेटिसिमस डॉर्साई और कौन सी है, पेक्टोरलिस मेजर एंड टीरिस मेजर, है ना, टीरिस मेजर ना. तो है ना, तो इनका इंसर्शन कहाँ पे होता है, कोई बताएगा इन तीनों मसल्स का? हाँ, बाइसेप्टल ग्रुप है ना. तो हाँ एग्जैक्टली, है ना. तो फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप पे, बाइसेप्टल सर्कस पे हमारा फ्लोर पे कौन सा होता है, लेटिसिमस डॉर्सा, है ना. एंड पेक्टोरलिस मेजर हमारा लैटरल लिप पे होता है उसके, एंड मीडियल लिप पे हमारा लेटिसिमस नहीं, कौन सा, टीरिस मेजर होता है ना. तो इवेंचुअली वी कैन से कि इन तीनों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये एक दूसरे के पैरेलल काम करेगी. यू कैन सिंपली सी कि देखो यहाँ पे हमारी पेक्टोरल प्रेजेंट है, यहाँ पे पीछे हमारी लेटिसिमस डॉर्सा प्रेजेंट है, एंड कहीं यहाँ पे हमारी टीरिस मेजर प्रेजेंट है. तीनों जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो तीनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल काम करती है. एंड इवेंचुअली हमारा एडक्शन होगा आर्म का, ठीक है. थोड़ा बहुत एक्सटेंशन में भी काम करती है एंड मीडियल रोटेशन में भी काम करती है, बिकॉज इवेंचुअली तीनों मसल जो है वो हमारी आगे से आके यहाँ पे अटैच हो रही है ना. मतलब लेटिसिमस डॉर्सा भी इवन हमारे पीछे से आ रही है, पोस्टीरियर मसल है, लेकिन इवेंचुअली हमारी आगे आके यहाँ से आके अटैच होती है. तो इसलिए हम देखते हैं अगर मसल अटैचमेंट इस तरह से है तो ऑफकोर्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मीडियल रोटेशन में लेकर आएगी मेरे शोल्डर को ना. तो इट मीन्स वी कैन से कंबाइंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, टीरिस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्सा. As a whole, these 3 muscles provide adduction and medial rotation for sure. Along with that, extension भी थोड़ा बहुत provide कर सकती है. तो अब now what we can see, अगर हम adduction की बात कर ही रहे तो for sure we have to talk about these 3 muscles in case of muscles. अगर जब हम muscles of depression की बात करते हैं ना, तो first of all we can say कि latissimus dorsi and pectoralis major muscle ना, तो इन दोनों की एक साथ बात की गई है. एंड टीरिस मेजर जो है उसको रोम्बॉइड्स के साथ में रखा हुआ है यहाँ पे. ये भी हम देखेंगे ऐसा इसका रीज़न क्या है, क्यों है कि मतलब इसको टीरिस मेजर को क्यों हम रोम्बॉइड्स के साथ में देख रहे हैं यहाँ पे. लेकिन हम देख सकते हैं कि टीरिस मेजर भी अलॉन्ग विद दैट पेक्टोरलिस मेजर एंड अलॉन्ग विद दैट लेटिसिमस डॉर्साई, तीनों मसल्स एज अ होल हमारा एडक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करेगी ऑफ दिस थिंग. And you can say along with that extension and medial rotation. Here it is written that when the hands are bearing weight on the handles of the pair of crutches, a contraction of latissimus dorsi will unlift the feet as the trunk rises beneath the fixed scapula. The thing is that ये लाइन जो है ना, इस लाइन को हम कल वाली क्लास में डिस्कस नहीं, कल वाली नहीं, परसों वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. परसों वाली क्लास में हमें एक्चुअली बात करनी है हिप जॉइंट का मतलब अमाउंट ऑफ कंप्रेशन. तो आज एंड कल में वी विल ट्राई टू कंप्लीट हिप जॉइंट का थ्योरेटिकल पार्ट जो है, एंड देन वी विल जंप ओवर टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ हिप जॉइंट. तो हिप जॉइंट में हमें कंप्रेशन वगैरह की बात करनी है, तो वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि हाउ द एक्टिवेशन ऑफ लेटिसिमस डॉर्सा. आई थिंक मैंने एक बार ये पॉइंट उठाया भी था, एक बार मैंने इसकी बात करी है आई थिंक एक बार ना, कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेटिसिमस डॉर्सा है, जहाँ पे वो एक्शन जो है वो अपना पेल्विस पे शो कर रहा है, एंड इवेंचुअली इट ट्राइज टू लिफ्ट अप द पेल्विस, और यू कैन से ट्राइज टू डीकम्प्रेस द हिप जॉइंट. तभी तो हमारा हम एक्सिलरी क्रच यूज़ करते हैं. किसी को ध्यान में है ये चीज़ कि नहीं, या अगर अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं. हाँ ओके.
कोई इशू नहीं, अगर अभी इसको इस पॉइंट को हम परसों वाली क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, जब हम एक्सिलरी क्रच के साथ में अमाउंट ऑफ कंप्रेशन कैलकुलेट करेंगे हिप जॉइंट के ऊपर, तो वो हम वहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे सिंपली वी आर सपोज टू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट a contraction of these two muscles majorly they lead to depression of arm as a whole, or you can say there is adduction as well as medial rotation, and along with that is there is extension as well, ठीक है। adduction, extension and medial rotation of the arm. Pectoralis minor, इसका इंसर्शन हमारा कहाँ पे होता है pectoralis minor का? कोराकॉइड, हाँ कोराकॉइड प्रोसेस पे। तो इट मीन्स कोराकॉइड प्रोसेस पे है इसका इंसर्शन, तो डायरेक्टली हमारा आर्म को मतलब यू कैन से ह्यूमरस को तो डिप्रेस नहीं कर रहा है, देयर इज नो डिप्रेशन ऑफ द ह्यूमरस, बट यू कैन से एज अ होल हमारे शोल्डर गर्डल को डिप्रेस कर रहा है, मतलब यू कैन से एज अ होल हमारे स्कैपुला को इन्फीरियरली मतलब मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है, और कैन से डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, एंड यू कैन से दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मसल ऑफ डिप्रेशन। एंड इवेंचुअली लास्ट में हम देख सकते हैं वी हैव गॉट द टेरिस मेजर। तो मेजरली यू जस्ट रिमेंबर द दीज थ्री मसल्स, टेरिस मेजर, लैटिस मेजर एंड पेक्टोरलिस मेजर। इसके अलावा पेक्टोरलिस माइनर तो हमें समझ आ गया, एंड टेरिस मेजर अलॉन्ग विथ रोम्बॉइड किस तरह से डिप्रेशन ऑफ आर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने देखा कि रोम्बॉइड जो है वो एलिवेशन में भी काम कर रहे थे, बट एलिवेशन के टाइम पे, आर्म एलिवेशन के टाइम पे देयर वाज इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रोम्बॉइड्स। लेकिन हेयर अगर इफ यू सी इट हेयर, तो हेयर व्हाट वी कैन सी इवेंचुअली अगर हम ह्यूमरल डिप्रेशन या आर्म डिप्रेशन की बात करते हैं, इन दैट केस टेरिस मेजर प्रोवाइड करता है आर्म डिप्रेशन, लेकिन दैट हैज़ टू बी अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रोम्बॉइड्स। एंड कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? दैट हैज़ टू बी कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कैसे? देखो अगेन यहाँ पे हमारी रोम्बॉइड प्रेजेंट है, ये हमारा स्कैपुला हैंड, ये हमारा टेरिस मेजर है। अगेन इसको हम इस तरह से पिक्चराइज करते हैं कि लेट्स एलिमिनेट रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर। तो उस केस में अगेन वी कैन सी इफ वी कंपेयर द वेट ऑफ स्कैपुला एंड ह्यूमरस एंड स्कैपुला के वेट को अगर हम कंपेयर करते हैं, ज़्यादा लाइटर क्या है, स्कैपुला है कि ह्यूमरस है वेट में? स्कैपुला, ऑफ कोर्स स्कैपुला ज़्यादा लाइटर है एज कंपेयर टू ह्यूमरस। तो इस केस में हमारे पास अभी हम इन मसल्स को भूल गए, ये मसल्स यहाँ पे नहीं है, तो इन दैट केस हमारे पास एक मसल अटैच्ड है ऑन द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड ऑन द ह्यूमरस। तो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल, व्हाट डू यू थिंक उस केस में क्या होना चाहिए? क्या वो ह्यूमरस को स्कैपुला की तरफ लाना चाहिए या फिर स्कैपुला को ह्यूमरस की तरफ लाना चाहिए? स्कैपुलस को, है ना? आई थिंक ये सबको समझ आ रहा है। अगर हमारे पास रोम्बॉइड्स प्रेजेंट नहीं होती तो इन दैट केस इफ़ देयर इज़ अ मसल जो कि यहाँ पे कनेक्टिंग मसल जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे, तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन होता तो इन दैट केस ईजिली उस मसल के लिए ईजी होता कि वो स्कैपुला को उठा के ह्यूमरस की तरफ ला पाए ना, एज रादर देन ब्रिंगिंग द हैवियर ह्यूमरस टुवर्ड्स लाइटर स्कैपुला। तो उस केस में तो हम देखते हैं वहाँ पे अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला होता, लेकिन हम देखते हैं कि टेरिस मेजर जो है वो एक्चुअली डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, या फिर हम कह सकते हैं कि मसल ऑफ डिप्रेशन में आती है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रोम्बॉइड्स, जो कि हमारी स्कैपुला को स्टेबलाइज रखती है। अब हमारा स्कैपुला जो है वो स्टेबल है, स्टेबल बेस हमें मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारा टेरिस मेजर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हैवियर ह्यूमरस को टुवर्ड्स लाइटर स्कैपुला लेकर आएगा, रादर देन ब्रिंगिंग द लाइटर स्कैपुला टुवर्ड्स हैवियर ह्यूमरस। सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं? ठीक है, बट इन दिस केस जहाँ पे ह्यूमरल डिप्रेशन हो रहा है, मसल ऑफ डिप्रेशन में टेरिस मेजर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शो करे, लेकिन एलिवेशन के टाइम पे टेरिस मेजर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही थी। सबको समझ आया क्यों हो रही था वहाँ पे इसेंट्रिक एंड क्यों यहाँ पे कंसेंट्रिक हो रहा है? वहाँ पे है ना, वहाँ पे स्कैपुला की मूवमेंट की स्मूथनेस के ऊपर चेक रखना चाह रहा था रोम्बॉइड, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्कैपुला को स्टेबल रखना चाह रहा है, या फिर स्कैपुला को यू कैन से मे बी एडिट करना चाह रहा है रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर ना, ताकि टेरिस मेजर का जो कंट्रैक्शन है वो हैवियर स्कैपुला हैवियर ह्यूमरस को मूव कर पाए, ना कि लाइटर स्कैपुला को मूव करे। इसलिए हम कहते हैं कि रोम्बॉइड्स मेजर हमारी मसल्स ऑफ एलिवेशन एंड मसल्स ऑफ डिप्रेशन दोनों में आएगी हमारी, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस थिंग हियर। शोल्डर को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हिप। इसको हम ज़्यादा नहीं कर, बिकॉज हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ यहाँ पे देख चुके हैं। तो हिप का जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं आज में, एंड एक इंट्रो ले लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड ओके, बट आई वुड से कि देखो मतलब वी आर बाउंड विद टाइम, तो इसलिए हमें टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना पड़ रहा है। आई नो कि सबके लिए, बट
आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबने ये चीज़ पढ़ी हुई है, कभी ना कभी तो पढ़ी हुई है चीज़ें, तो इसलिए ये चीज़ अगर अगर पहली बार होता तो इसलिए उस केस में हमें टाइम और लगाना पड़ता है एक एक चीज़ के ऊपर, लेकिन अभी हमने एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में एक बार तो पढ़ा हुआ है ना, या कहीं ना कहीं सुना हो, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा थोड़ा इसको हम टाइम बाउंड में हम इसको कंप्लीट करना है। इसलिए वरना अगर मेरा बस चलता है ना, अगर हमारे पास काफ़ी टाइम होता तो मैं अभी हिप स्टार्ट भी नहीं करता, मैं सिर्फ अभी शोल्डर पे इसको रोक देता, या फिर मे बी हम उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, लेकिन अभी हमें हिप स्टार्ट करना ज़रूरी है। हमारे पास है अभी हाफ एन आवर ऑलमोस्ट, तो जस्ट बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें हिप जॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जितना हम कवर करते हैं ये चीज़ सब एक बार सच सच बताना कि हम जितना कवर करते हैं एक दिन में, शाम को या दिन को कौन कौन रिवाइज करता है उसको, या रिवाइज इन द सेंस कौन कौन एक बार रीड करता है या गो थ्रू करता है उस चीज़ से जो हम पढ़ते हैं। सर मैं निशा आप करते हो, बाकी सब नहीं करते। सर मैं कामाक्षी आप करते हो, एक बार गो थ्रू करा करो, बिकॉज उससे क्या होगा, मे बी रात को सोने से पहले एक बार आप कर सकते हो, तो उससे क्या होगा एक बार ना वो चीज़ माइंड में रहती है, एंड अगले दिन उसके आगे का जो पढ़ना है ना, तो उसमें एक वो रहता है, वो फ्रेश रहती है वो चीज़ माइंड में ना, एंड उस तरह से मतलब चीज़ें आपको, एंड आई थिंक क्लास में एक बार कर लिया और एक बार आपने रिवाइज कर लिया, तो आई डोंट थिंक कि कंसेप्ट्स को आपको बार बार करने की ज़रूरत है। तभी मुझे बायोमैकेनिक्स इतनी पसंद है, बिकॉज कंसेप्ट आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद आपको बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इवन एनाटॉमी की भी अगर बात करते हो कुछ जगह पे, या फिर अगर ऑर्थो की बात करते हो कहीं पे कोई सर्जरीज है या कुछ है, वहाँ पे आपको सर्जरी के नाम याद ही करने पड़ेंगे, तो मे बी एक महीने के बाद आप वो चीज़ भूल जाओ, एंड वापस आपको फिर बुक को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो रटना इज़ नॉट अ बैड थिंग, जो कि रटना कुछ चीज़ें हैं ना जहाँ पे फैक्ट है, तो फैक्ट को तो रटना ही पड़ेगा ना, उसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे कि इलिजारो टेक्निक आप इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाओगे। लेकिन जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कंसेप्ट लग रहे हैं, तो जहाँ कंसेप्ट लग पा रहा है वहाँ पे कंसेप्ट लगाना इज़ बेटर, बिकॉज कंसेप्ट ज़्यादा टाइम के लिए दिमाग में रहता है दैन रटना। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ अगर फैक्ट है ना आपके पास, तो फैक्ट को कहीं ना कहीं नोट कर लो, कोई डायरी बना लो, कोई कॉपी नोटबुक कुछ बना लो, लेकिन उसमें वो फैक्ट्स को कहीं ना कहीं नोट करते रहो। और मे भी कहीं आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फिर कहीं पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फैक्ट मिलता है, तो वो जस्ट नोट करो, ताकि आपके लिए एक ना एक वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वो चीज़ बन जाएगी, आपके लिए एक बैकअप बन जाएगा। कभी भी आपने उससे गो थ्रू किया ना, आपकी नॉलेज जो है वो वापस रिफ्रेश होती जा रही है ना। ठीक है, तो ओके लेट्स स्टार्ट विद द हिप जॉइंट। ओके, कोई बताएगा कौन कौन सी बोन्स हमारी हिप जॉइंट में पार्टिसिपेट करती है? हिप जॉइंट में acetabulum Acetabulum. head of the femur. एसिटाबुलम एंड हेड ऑफ फीमर। एसिटाबुलम में कौन कौन सी बोन्स है ये हमने पढ़ा है? Ilium, ischium, and इलियम, इशियम। pubis forms Yeah. 1/3 of acetabulum. Ilium and ischium 2/3 of it. हाँ, इट मीन्स प्यूबिस फॉर्म्स द लीस्ट प्रपोर्शन ऑफ एसिटाबुलम, दैट इज 1/5 ना, एंड 2/5 हमारा इशियम एंड इलियम। ओके, एंड तो इसमें ऑफ कोर्स हमारा कनकेव स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एसिटाबुलम है, एंड कन्वेक्स स्ट्रक्चर जो है वो हमारा हेड ऑफ फीमर है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? सिंपल, ये तो सेम हमारा होमोलॉगस है विद द 3 शोल्डर। degree of freedom. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कोर्स है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन एंड एबडक्शन एडक्शन ना। एंड लेकिन यहाँ पे हिप जॉइंट में ना एक चीज़ आती है, तो देखो जैसे अपर लिम की हमने बात करी, वहाँ पे सिंपली हमने बात करी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, बिकॉज वहाँ पे हम हैंड के ऊपर वेट बेर इतना नहीं करते, लेकिन जब हम लोअर लिम की तरफ आते हैं उस केस में हमारे दोनों एक्शंस होते हैं। हम वी कैन टॉक अबाउट क्लोज चेन एज वेल एज ओपन चेन। क्लोज चेन भी हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हम लेट्स से अगर हम एक गेट की अगर हम बात करते हैं, तो एक लेग जो, अगर राइट लेग जो है वो अगर स्टांस फेज में है, तो लेफ्ट लेग जो है वो स्विंग फेज में है। तो लेफ्ट लेग अगेन मूवमेंट तो दोनों में सेम हो रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं अगर हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो अगर एक लेग स्टांस फेज में है, वेट बेरिंग में है, तो उस केस में हमारा पेल्विस मूव करेगा ऑन स्टेबल फीमर है ना, जहाँ पे अगर हम वेट, अगर लेट्स से मैं राइट लेग के ऊपर यूनिलैटरल स्टांस में हूँ, एंड उस केस में अगर मैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग कर रहा हूँ, तो अगेन मैं बोल सकता हूँ कि मेरा हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा बोल गया, इसको मैं एक बार ना इसको आपको से दिखाता हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंपली हमें इतना तो पता है कि ये हमारा राइट फीमर है, एंड ये हमारा पेल्विस है। पेल्विस आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हमारा पेल्विस है। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि एक तो नॉन वेट बेरिंग में जब हमारा राइट लेग है, यहाँ पे मैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन ये सब मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन जब ये वेट बेरिंग में आ गया, ठीक है, हमारा वेट बेरिंग पोजीशन में आ गया, तो इस केस में अगेन हमें अगर हिप जॉइंट के फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात करनी है वेट बेरिंग में,
तो वहाँ पे हमें पेल्विस के एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट या फिर पेल्विस का लैटरल टिल्टिंग की हमें बात करनी पड़ेगी ना। तो या तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉन वेट बेरिंग में हिप जो फीमर है हमारा, फीमर मिड लाइन से अवे जाता है तो उसको हम हिप जॉइंट एबडक्शन बोल सकते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम वेट बेरिंग में हैं उस केस में पेल्विस का सेम साइड पे लैटरल टिल्टिंग अगर होता है तो उसको भी तो हम हिप एबडक्शन बोलेंगे ना। मतलब या तो ये या फिर ये, दोनों को हम हिप एबडक्शन बोलेंगे। ये सबको क्लियर है? लाइकवाइज है ना, Yes, sir. लाइकवाइज मैं Yes, sir. इसको भी हिप फ्लेक्शन बोल सकता हूँ या फिर एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस को भी हिप फ्लेक्शन बोल सकता हूँ ना। मतलब एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस अलग मूवमेंट है, लेकिन उस केस में हिप जॉइंट पे क्या हो रहा है, हिप जॉइंट पे तो मूवमेंट हो रहा है ना। चाहे चाहे शाफ्ट ऑफ फीमर पेल्विस की तरफ मूव करे या फिर पेल्विस शाफ्ट ऑफ फीमर की तरफ मूव करे, दोनों केस में हम फ्लेक्शन बोलेंगे, है ना। एक्सटेंशन भी सेम, तो इट मीन्स कि हमें दोनों की बात करनी है। मतलब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन या जो भी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, वेट बेयरिंग एंड नॉन वेट बेयरिंग। नॉन वेट बेयरिंग में हम देखेंगे सिंपली हमारा फीमर जो मूव करता है, जो कि हम अवेयर है जिस चीज़ के। लेकिन वेट बेयरिंग में हम कह सकते हैं कि उस केस में हमारा प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर जो है दैट इज सपोज टू मूव ऑन द डिस्टल स्टेबल स्ट्रक्चर है जब हम वेट बेयरिंग में है ना। तो अगेन उस केस में भी हिप जॉइंट पे वही मूवमेंट्स होंगे, लेकिन नाउ द पेल्विस इज मूविंग ओवर स्टेबल फीमर एंड इन केस ऑफ वेट बेयरिंग है ना। एंड नॉन वेट बेयरिंग में हमारा फीमर मूव कर रहा है ओवर स्टेबल पेल्विस। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे सिंपली वी कैन सी इफ यू सपोज टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, तो मेजरली व्हाट वी सी हियर दैट इसका मेजर फंक्शन जो है दैट इज फॉर फोर्स ट्रांसमिशन, बिकॉज इवेंचुअली हमारा हेड आर्म ट्रंक मेजरली, अगर हम बायलैटरल स्टैंस की बात करते हैं तो बायलैटरल स्टैंस में हेड आर्म्स एंड ट्रंक इन तीनों का कंबाइंड फोर्स जो है दैट इज सपोज टू पास थ्रू द हिप जॉइंट एंड इवेंचुअली हमारा ग्राउंड की तरफ फोर्स पास करता है। तो इवेंचुअली इट इज़ मेजरली फॉर द वेट ट्रांसमिशन। ऑफकोर्स यहाँ पे मूवमेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम मूवमेंट कंपेयर करते हैं विद द जीएच जॉइंट तो इट इज़ मच लेस, है ना। मतलब एक्सटेंट ऑफ मोशन जो है, अमाउंट ऑफ मोशन वो बहुत कम अवेलेबल है एज कम्पेयर, बिकॉज जीएच जॉइंट में ज़्यादा मोबिलिटी प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन मेजरली इट इज़ फॉर वेट ट्रांसमिशन ना दिस थिंग द हिप जॉइंट। अलॉन्ग विद दैट ये भी हम देख चुके हैं चीज़ की, हमारे पास प्यूबिस इशियम इलियम प्रेजेंट है 2/5 एंड 1/5, ये भी हमें पता है। एसिटाबुलम ये है एंड हेड ऑफ फीमर इसके साथ में अटैच्ड है। नाउ द थिंग दैट वी कैन सी हियर दैट इज दैट यहाँ पे अगर हम एसिटाबुलम की बात करते हैं, एसिटाबुलम में वी हैव गॉट अ हाइलिन कार्टिलेज। ये मैंने आई थिंक एक बार बताया था ना कि कोई भी दो बोन्स अगर आर्टिकुलेट करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे उनके पास हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। जैसे कोई भी दो बोन अगर आर्टिकुलेट करते हैं तो उनके आर्टिकुलेटिंग रीजन जो है वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाइलिन वर्ड का मतलब होता है ग्लास लाइक या फिर यू कैन से ग्लॉसी, वो ग्लॉसी सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ग्लॉसी सरफेस अगर या फिर मतलब एक विथ रिड्यूस्ड फ्रिक्शन ना, मतलब आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होंगे वहाँ पे कम फ्रिक्शन होगा, एंड अगर कम फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे मोबिलिटी जो होगी वो इजीली हमारे पास अवेलेबल होगी। एंड जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं जहाँ पे कार्टिलेज जो है वो इफेक्ट होता है, तो कौन सा कार्टिलेज इफेक्ट होता है? यही वाला कार्टिलेज होता होगा ना इफेक्ट, हाइलिन कार्टिलेज है ना। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो डिग्रेड होता है एंड इवेंचुअली हम देखते हैं कि दोनों बोनी सर्फेसिस जो होते हैं वो अब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इवेंचुअली फिर बोनी सर्फेसिस जो है वो भी आपस में इरोजन में जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारा पेन अराइज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा हाइलिन कार्टिलेज जो है वो कहीं भी दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस जो होते हैं, बोन जो होते हैं, वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है दोनों के बीच में। तो हियर वी कैन सी वी हैव गॉट हाइलिन कार्टिलेज, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज इन केस ऑफ एसिटाबुलम और यू कैन से इन केस ऑफ हिप जॉइंट एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रेजेंट होता है, एंड दैट यू कैन से दैट इज इन दिस हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू सबने हॉर्स शू देखा है आई थिंक। इंडिया में कई लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर भी लगाते हैं हॉर्स शू, जो हॉर्स के पैर के नीचे लगाते हैं। किसी ने अगर देखा हो, यू शेप्ड होता है, किसी ने देखा है कि नहीं? Yes, sir. तनिषा आपने देखा है? आई थिंक बहुत कम लोग अवेयर है कि इस चीज़ से। जो हॉर्स जब चलता है, अगर आप देखोगे रोड के ऊपर स्पेशली चल रहा होता है तो उसकी एक टक 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 आवाज़ आती है एक अलग, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हॉर्स शू ऑन है ना, उसके पैर के नीचे हॉर्स शू लगाते हैं। उसको बहुत लोग घर के दरवाजे के बाहर भी लटकाते हैं, है ना। तो ओके, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हॉर्स शू शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो हॉर्स शू शेप हमारा, या यू कैन से यू शेप स्ट्रक्चर होता है, नॉट कम्प्लीटली कवरिंग द एसिटाबुलम, एंड दैट इज द शेप ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज जो कि हमारे एसिटाबुलम के अंदर प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट प्रेजेंट है। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट सिंपली
दोनों एंड ऑफ हॉर्स शू ऑफ द कार्टिलेज और ऑफ द हाइलेंड कार्टिलेज, दोनों के बीच में एक लिगामेंट डायरेक्टली ऐसे स्पैन करता है, ठीक है, कनेक्टिंग बोथ द एंड्स ऑफ हॉर्स शू और यू कैन से बोथ द एंड्स ऑफ दिस कार्टिलेज, ठीक है, एक डायरेक्टली एक लिगामेंट स्पैन करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट एक तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास एसिटाबुलर लैब्रम भी प्रेजेंट है। एसिटाबुलम लैब्रम जो है वो सिंपली वी कैन सी, जो कि हमारा जैसे हमने जीएच जॉइंट पे लैब्रम की बात करी थी, लाइक वाइज वी कैन सी है कि हमारे पास लैब्रम प्रेजेंट जो कि हमारा एसिटाबुलम से बाहर तक आ रहा होता है, सो एज टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम। इट मीन्स कि लेट्स से अगर हमारा एसिटाबुलम ये है तो उसके अंदर लैब्रम हमारा इस तरह से प्रेजेंट है जो कि एसिटाबुलम से भी बाहर जा रहा है, सो एज टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम, ताकि हेड ऑफ फीमर जब इसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा तो हेड ऑफ फीमर के ऊपर अच्छा खासा एक कवरेज हमें मिले लैब्रम का, ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे उसका, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द लैब्रम that deepens the acetabulum, ठीक है। We have got horseshoe shaped this thing, the hyaline cartilage, a transverse acetabular ligament, and then we have got this acetabular labrum that deepens this thing। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात करी अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ वेबर्ग, या फिर इसको हम सेंटर एज एंगल कह सकते हैं, ठीक है। सेंटर एज एंगल की बात करते हैं, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसिया एंड ऑल दोस। तो सबसे पहले अगर हम सेंटर एज एंगल की बात करें, सेंटर एज एंगल, और यू कैन कॉल इट एज एंगल ऑफ वाइबर्ग या विबर्ग, कुछ भी बोल सकते हो। सेंटर एज एंगल होता क्या है बेसिकली? दिस एंगल यू कैन यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम, और यू कैन से कितना एसिटाबुलम जो है वो कितना अच्छे से कवर कर रहा है हेड ऑफ फीमर को, या कितना अच्छे से कवर नहीं कर रहा है। दैट यू कैन मेजर बाय मेजरिंग द एंगल दैट इज द सेंटर एज एंगल और द एंगल ऑफ वाइबर्ग। सिंपली यू कैन सी सेंट्रल पार्ट ऑफ हेड ऑफ फीमर अगर हम देखते हैं तो वहाँ से फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट एक आप वर्टिकल लाइन पास करो, एंड सेकेंड एक्सिस जो होगा दैट शुड बी अगेन फ्रॉम दैट सेंटर ऑफ द हेड ऑफ फीमर, and it must pass just through you can say the edge of the acetabulum, तभी इसको center edge angle बोला जाता है, ठीक है। center edge angle just at the edge of the acetabulum। इसको हमने यहाँ से क्यों नहीं बनाया? बिकॉज हम एसिटाबुलम की डेप्थ मेजर करना चाह रहे हैं। ये तो लैब्रम है ना, अभी जैसे मैंने बोला कि लैब्रम जो होता है, लैब्रम हमारा एसिटाबुलम की डेप्थ को और डीपन करता है, बट अभी हम एक्सिस जो है that must pass through the edge of the acetabulum, not through the edge of the labrum, because we are supposed to measure the depth of the acetabulum, है ना, not of the labrum as a whole। तो इसलिए हम इसका जो axis है, that one axis should pass through the edge of the acetabulum and another one should be vertical, and जो angle form होता है that is called as center edge angle or the angle of Weber। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको ये एंगल समझ आया? ओके, ठीक है, Understood, sir. ओके। now just remember this thing that 15 to 25 डिग्री, सिंपल ये रेंज आप लेके चलो, 15 to 25 डिग्री, नहीं सॉरी, 25 डिग्री ऑफ नॉर्मल लेके चलो। 25 डिग्री ऑफ एंगल जो होता है दैट इज द नॉर्मल एंगल ऑफ सेंटर एज एंगल, एंड इससे कम अगर आपको मिलता है इन दैट केस यू विल कॉल इट एज डिस्प्लेसिया। अगर 25 डिग्री से ज़्यादा होता है यू विल कॉल इट एज कॉग्जा प्रोफंडा। ओके, इट मीन्स कि हमारा ये हेड ऑफ फीमर है, ये एसिटाबुलम है, अगर काफ़ी ज़्यादा ओवर कवरेज है तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज कॉग्जा प्रोफंडा, और अगर लेस कवरेज है ऑफ द हेड ऑफ फीमर दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसिया, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्लेस होने के चांस ज़्यादा है। तो दोनों के केस में, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अमाउंट ऑफ मोबिलिटी ज़्यादा कहाँ मिलनी चाहिए, डिस्प्लेसिया में कि ओवर कवरेज में? मतलब हमारा कॉग्जा प्रोफंडा में मोबिलिटी हिप जॉइंट की ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर डिस्प्लेसिया में मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए? डिस्प्लेसिया में होनी चाहिए ना, बिकॉज डिस्प्लेसिया के केस में हमारा एसिटाबुलम जो है वो कवर नहीं कर पा रहा है हेड ऑफ फीमर को, तो इस केस में तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को। लेकिन अगर प्रॉपरली अगर कवर कर लिया है मतलब एसिटाबुलम ने हमारा फीमर को, तो उस केस में फीमर के पास जगह ही नहीं है मूव करने के लिए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी अमाउंट ऑफ मोबिलिटी हिप जॉइंट की कॉम्प्रोमाइज़ और ज़्यादा हो जाएगी। वैसी कम मोबिलिटी होती है, ऊपर से और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी हमारी मूवमेंट, ठीक है, हिप जॉइंट की।
तो एक ये चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम दो चीज़ों की और बात करते हैं, वो आई थिंक हम हिप जॉइंट के एंडिंग पे बात करेंगे, जिसको हम इम्पिंजमेंट कहते हैं, कैम इम्पिंजमेंट एंड पिंसर इम्पिंजमेंट। तो वो हम देखेंगे आगे, हमें सर्टेन लैब्राम एंड वो सब स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इन सब का इम्पिंजमेंट कंप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है जब ओवर कवरेज होता है एसिटाबुलम का ओवर द फीमर। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि अगर हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मोबिलिटी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी इन केस ऑफ कॉक्सा प्रोफंडा एंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इन केस ऑफ डिस्प्लेसिया। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखिए, कॉक्सा प्रोफंडा। इसका दूसरा नाम है एसिटाबुलर प्रोट्रूसियो। यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस नेम एज वेल। एसिटाबुलर मतलब एसिटाबुलम जो है वो काफ़ी प्रोफाउंडली कवर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है हमारा हेड ऑफ फीमर को। ठीक है, दैट इज़ द एसिटाबुलर प्रोट्रूसियो, और यू कैन से कॉक्सा प्रोफंडा, प्रोफाउंड प्रॉपरली कवर कर रहा है उसको हमारा हेड ऑफ फीमर को। एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया जहाँ पे जितना कवर करना चाहिए उतना भी नहीं कर रहा, शैलो एसिटाबुलम। ठीक है, दैट लीड टू लैक ऑफ femoral head coverage, instability and disproportionate loading, है ना। एंड अगर यहाँ पे हम देखते हैं देयर इज लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन and along with that internal impingement between the femoral head and neck junction and the acetabulum, there will be impingement जहाँ पे acetabulum over coverage कर रहा है। तो in that case we will see majorly the labrum है, labrum का काफ़ी compression या impingement देखने को मिलेगा between the acetabulum and the head of femur। तो we will talk about this impingement thing, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा we can see the acetabular dysplasia and the acetabular the coxa profunda। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? एंड सेंटर एज एंगल भी हमें क्लियर हो गया है। आगे बढ़ूँ? ओके, Yes, sir. ठीक है। अब क्या है? ओके, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमें पता है, मतलब स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली थी। वी हैव गॉट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फोविया। इसका पूरा नाम क्या होता है? फोविया कैपिटिस ना। फोविया मीन्स डिप्रेशन ऑन द कैपिटिस। कैपिटिस मीन्स हेड, कैपिटल मतलब हेड है ना। हेड ऑफ फीमर के ऊपर एक डिप्रेशन प्रेजेंट है। इसके साथ में एक लिगामेंट अटैच्ड होता है। कोई बताएगा लिगामेंट का नाम क्या होता है? ligament teres. लिगामेंटम टीरीज है ना, लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज हमारा अटैच्ड होता है विद द हेड ऑफ फीमर एंड इवेंचुअली विद द एसिटाबुलम, है ना। ओके, एंड लेंथ ऑफ, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेंथ ऑफ femoral नेक जो है दैट इज़ नॉर्मली 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर हम दो सिनेरियो लेते हैं, ओके अभी मैं इसकी बात कर, एक मिनट पहले हम यहाँ पे देखते हैं। femoral हेड जो है इट इज़ नॉर्मली एंगुलेटेड मीडियली फेस कर रहा है, थोड़ा सा सुपीरियरली फेस कर रहा है एंड थोड़ा सा एंटीरियरली फेस कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटीरियरली फेस कर रहा है। हमने ह्यूमरस की जब बात करी थी वहाँ पे हमने क्या देखा था? हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो मीडियली फेस कर रहा है, सुपीरियरली फेस कर रहा है एंड थोड़ा सा पॉस्टीरियरली फेस कर रहा है। एंड दैट वाज द रीज़न जब हमने एंगल ऑफ टॉर्जन की बात करी थी, तब हमने देखा था कि एंगल ऑफ टॉर्जन जब इंक्रीज करता है उस केस में ह्यूमरल रेट्रोवर्जन इंक्रीज करता है, ना कि ह्यूमरल एंटीवर्जन। सबको याद है वो चीज़? Yes, sir. Yes, sir. या एक बार समझाऊँ एक फिर से? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ह्यूमरस की जब हमने बात करी थी, ह्यूमरस का हेड जो है वो हमारा एक तो मीडियली फेस कर रहा है, सुपीरियरली फेस कर रहा है, उसके साथ में थोड़ा सा पीछे की तरफ पॉस्टीरियरली फेस करता है। अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ तो उस केस में थोड़ा सा पीछे की तरफ फेस करता है। अब अगर मैं एंगल ऑफ टॉर्जन अगर मैं बनाता हूँ, है ना, एंगल ऑफ टॉर्जन, तो एंगल ऑफ टॉर्जन शुड इंक्रीज। अगर इंक्रीज करेगा तो इन दैट केस ह्यूमरल रेट्रोवर्जन शुड इंक्रीज, है ना। ह्यूमरस वैसे ही हेड ऑफ ह्यूमरस पीछे की तरफ प्रेजेंट है, हेड ऑफ ह्यूमरस नॉर्मल हमारा फ्रंटल एक्सिस के अलोंग, तो उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेजेंट है। अब अगर हमारा एंगल इंक्रीज करता है एंगल ऑफ टॉर्जन, तो उस केस में हेड ऑफ ह्यूमरस और पीछे मूव करना चाहिए। लेकिन अगर हम फीमर की बात करते हैं, फ्यूमरल हेड जो है वो फ्रंटल एक्सिस के अलोंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एंटीरियरली प्लेस्ड होता है। तो इस केस में अगर हमारा एंगल ऑफ टॉर्जन इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे हेड ऑफ फीमर मस्ट गो इनटू एंटीवर्जन, नॉट इनटू रेट्रोवर्जन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर एंगल ऑफ टॉर्जन इंक्रीज करता है इन केस ऑफ फीमर, वहाँ पे क्या इंक्रीज करेगा? एंटीवर्जन ऑफ हेड ऑफ फीमर, है ना। एंड ह्यूमरस में अगर एंगल ऑफ टॉर्जन इंक्रीज करता है वहाँ पे रेट्रोवर्जन इंक्रीज करेगा। क्लियर सबको ये चीज़? Yes, sir. ठीक है, ओके। एंड तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। अभी हम आएंगे आगे जाके इस पे, आज तो आई डोंट थिंक इसको कवर करेंगे हम, टू इन गेट एंड टू आउट गेट ये सब, लेकिन मे बी हम कल इसको कवर कर लेंगे। लेकिन अब अभी हम वी कैन सी दिस थिंग दैट इसकी प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से। ओके, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ की मैं बात कर रहा था दैट वाज कि 5 सेंटीमीटर लेंथ हमारे नॉर्मली हमें देखने को मिलेगी
ऑफ द नेक ऑफ फीमर। लेट्स से एक सिनेरियो है जहाँ पे इसका लेंथ एबनॉर्मली ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा, मतलब लेट्स से डबल हो गया, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की लेंथ है नेक ऑफ फीमर की। एंड दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे इसका हाफ हो गया, मतलब एबनॉर्मली कम लेंथ है हमारी नेक ऑफ फीमर की, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट मान के चलो। तो दोनों सिनेरियो में हमें क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है, मतलब इन द सेंस अगर हम फंक्शनिंग की बात करें, हमारा हिप एबडक्टर मसल जो है वो कहीं यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर तक आ रहा होगा, फ्रॉम ईशियम, फ्रॉम पेल्विस, है ना, एबडक्टर। और अगर मैं राइट हिप जॉइंट के ऊपर यूनिलैटरल स्टांस में आता हूँ, अगर मैं राइट हिप जॉइंट के ऊपर यूनिलैटरल स्टांस में अगर मैं आता हूँ, यूनिलैटरल स्टांस में मैं हूँ, ठीक है, लेफ्ट लेग अब मैंने लिफ्ट कर लिया है, तो लेफ्ट साइड से पेल्विस ड्रॉप होने के चांस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एंड यहाँ पे मेरा हिप एबडक्टर प्रेजेंट होगा, जिसका कॉन्ट्रैक्शन जो होगा विच विल ट्राई टू ब्रिंग द पेल्विस बैक इनटू न्यूट्रल पोजीशन, है ना। अब इस केस में जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लेंथ ऑफ नेक ऑफ फीमर एबनॉर्मली डिक्रीज्ड है, तो उस केस में इफ़ वी टॉक अबाउट द मूवमेंट आर्म ऑफ द एबडक्टर मसल, तो एबडक्टर का मूवमेंट आर्म कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। हमारी हिप एबडक्टर यहाँ से लेके पेल्विस से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक जा रही है, मतलब जीटी तक जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा नेक ऑफ फ्यूमर की लेंथ ही काफ़ी कम है, तो शाफ्ट हमारा कहीं यहाँ पे ही आ गया, जीटी हमारा कहीं यहाँ पे ही आ गया, तो उस केस में जीटी यहाँ पे, एंड अगेन हमारा जो ऑरिजिन है एबडक्टर का वो तो कहीं यहाँ पे है, तो इस केस में मूवमेंट आर्म, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, मूवमेंट आर्म काफ़ी कम हो गया ना। इस केस में अगर मूवमेंट आर्म की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मूवमेंट आर्म हमें मिलेगा, लेकिन अगर लेंथ ऑफ नेक ऑफ फीमर कम है तो उस केस में मूवमेंट आर्म हमें सिर्फ इतना मिल रहा है। तो मूवमेंट आर्म अगर एबडक्टर मसल का कम है, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हिप जॉइंट एबडक्शन उसे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। टॉर्क प्रोड्यूस अगर हमें करना है, हिप एबडक्शन टॉर्क अगर हमें प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए टॉर्क इज फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म अगर कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे हमें लेट्स से हमें 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, उसके बिना हमारा हिप एबडक्शन जो मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो हम कवर नहीं कर सकते। कम से कम 15 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क चाहिए ही चाहिए। अब वो 15 न्यूटन मीटर हमें अटेन करना है, या तो हम फोर्स इंक्रीज़ कर दे एबडक्टर मसल का, या फिर हम मूवमेंट आर्म इंक्रीज़ कर दे उस मसल का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी की वजह से मूवमेंट आर्म काफ़ी कम हो गया है हमारे हिप एबडक्टर का, तो इन डैट केस फोर्स अब हमें ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हिप एबडक्टर को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हिप जॉइंट एबडक्शन प्रोवाइड कर सके। सबको ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? आई एम नॉट श्योर। Can you repeat once? ओके, यू वांट मी टू रिपीट? इसको मैं इस तरह से देखो, अगेन इसी तरह से देखते हैं। ये हमारा पेल्विस है, ये हमारा फीमर है, ये हमारा हिप जॉइंट यहाँ पे है। इतना सबको समझ आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये पर्सन हमारा यूनिलैटरल स्टांस में है, लेफ्ट लेग इस पर्सन ने लिफ्ट कर दिया, तो उस केस में बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पेल्विस के ड्रॉप होने के चांस आते थे फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये हम वेट बेरिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं। एंड इस केस में पेल्विस को न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए हमारे पास हिप एबडक्टर होता है। जिस साइड पे हम वेट बेयर कर रहे हैं उसी साइड का हिप एबडक्टर मसल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पेल्विस को इवेंचुअली नॉर्मल पोजीशन में रखता है, न्यूट्रल पोजीशन में। ये मैकेनिज्म हम सबको पता है ना। एंड अगर वेट बेरिंग लेग का एबडक्टर मसल अगर वीक हो गया तो उस केस में पेल्विस ड्रॉप कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंडलनबर्ग साइन, है ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Yes, sir. ओके। No, sir. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अब हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि इस फीमर का लेट्स से ग्रेटेड ट्रोकेंटर कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है एंड हमारा हिप एबडक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं बोलता हूँ कि अगर नेक ऑफ फीमर जो है उसकी लेंथ कम हो गई तो उस केस में डोंट यू थिंक कि ग्रेटेड ट्रोकेंटर जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था वो कहीं यहाँ पे आ जाना चाहिए? मतलब अगेन अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, नेक ऑफ लेंथ ऑफ फीमर जो है वो कम हो गई तो उस केस में शाफ्ट जो कि हमारा यहाँ प्रेजेंट था वो कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, कहीं यहाँ पे होगा।
अगर नेक ऑफ फीमर की लेंथ कम है तो ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नेक Yes, ऑफ sir. फीमर की लेंथ कम हो गई, नेक ऑफ फीमर की लेंथ कम है तो उस केस में शाफ्ट जो यहाँ था वो कहीं यहाँ आ जाएगा ना। हेड ये है, नेक ये है एंड शाफ्ट ये है। अब नेक की लेंथ काफ़ी कम है तो शाफ्ट यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए ना। अब अगर शाफ्ट यहाँ से यहाँ आ गया तो उस केस में जीटी जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो भी कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं मूवमेंट आर्म ऑफ द हिप एबडक्टर। तो मूवमेंट आर्म जो कि हमारा मतलब ऑरिजिन था हिप एबडक्टर का, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो अगर मैं मूवमेंट आर्म की बात करता हूँ हिप एबडक्टर की, यहाँ से यहाँ तक अगर वो मसल जा रही है तो यहाँ से लेके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमारा मूवमेंट आर्म होगा हिप एबडक्टर का। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे लेंथ ऑफ नेक ऑफ फीमर कम हो गया, जीटी कहीं यहाँ भी आ गया हमारा, तो उस केस में लेंथ हमारा मूवमेंट आर्म का जो लेंथ है वो कहीं कम हो गया ना, एबनॉर्मली डिक्रीज हो गया। Yes, sir. तो मूवमेंट आर्म हमारा डिक्रीज हो गया तो उस केस में अगेन टॉर्क इज फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, हमें 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो चाहिए। अब उसके लिए मूवमेंट आर्म अगर कम है तो एबडक्टर को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, सो एज टू प्रोड्यूस दैट मिनिमल जो कैसे थ्रेशोल्ड टॉर्क, ताकि हम वहाँ पे हिप एबडक्शन सफिशेंटली प्रोवाइड कर सके। तो इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिप एबडक्टर के ऊपर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? Increase हो इंक्रीज गई। होगी है ना। जब लेंथ ऑफ नेक ऑफ फीमर कम हो जाता है उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन ऑन नेक ऑफ फीमर शुड इंक्रीज, है ना। एंड इसका अपोजिट हमें कब मिलेगा? जब लेट्स से एबनॉर्मली ज़्यादा लेंथ है अगर नेक ऑफ फीमर की, तो उस केस में मूवमेंट आर्म नेचुरली हमारे पास ज़्यादा हो गया। अब मूवमेंट आर्म अगर ज़्यादा हो गया तो अब हमारी एबडक्टर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी कि कम होगी? कंट्रैक्शन करने की, फोर्स प्रोड्यूस करने की कम हो जाएगी, है ना, बिकॉज हमारे पास मूवमेंट आर्म अब काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नेक ऑफ फीमर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं? Yes, समझ आए। सब ओके, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट सबको ये चीज़ समझ, हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे, हमसे आगे बढ़ेंगे ही नहीं बिकॉज हम काफ़ी कंसेप्ट देख चुके। सबको ये चीज़ समझ आए कि नहीं? अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो जस्ट लेट मी नो, अभी नहीं तो मे बी बाद में, लेकिन मे बी क्लास के बाद, लेकिन मुझे बताना जरूर, बिकॉज अगर ये चीज़ समझ नहीं आए तो हम आगे नहीं समझ पाएंगे हिप जॉइंट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं देखते, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कॉग्जा वेल्गा, कॉग्जा वेरा, तो देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कॉग्जा वेल्गा के केस में अगर हम मूवमेंट आर्म की बात करते हैं ऑफ हिप एबडक्टर, तो मूवमेंट आर्म ऑफ हिप एबडक्टर शुड इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ कॉग्जा वेल्गा? जरा एक बार खुद से कॉमन सेंस लगाओ, एक बार खुद से देखो जरा। इंक्रीज सर। इट शुड Increase, sir. Movement arm will increase. नहीं, इंक्रीज कैसे? आई थिंक सबको ये मूवमेंट आर्म गलत कंसेप्ट समझ नहीं आया। देखो किस तरह से समझाऊँ मैं? Sir, the length of the neck increases, movement arm will increase, sir. That's the नहीं, concept, right? द थिंग इज देखो इसको हम नेक से नहीं Force देखते। will increase, but movement arm will मूवमेंट decrease. आर्म विल डिक्रीज। देखो मैं इसको देखो द थिंग इज कि सब अगर आपको एक मसल का मूवमेंट आर्म, हमें सबसे पहले मुझे लग रहा है हमें ये समझना पड़ेगा कि एक मसल का मूवमेंट आर्म हम कैसे फिगर आउट करते हैं। एक मसल का मूवमेंट आर्म हम इस तरह से फिगर आउट करते हैं। अगर इस केस में इफ़ आई आस्क यू कि हमारी एबडक्टर कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है, हिप एबडक्टर मतलब हमारी कौन सी ग्लूटियस मीडियस है ना, एंड ग्लूटियस मिनिमस, मेनली ग्लूटियस मीडियस। तो ग्लूटियस मीडियस हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्रॉम पेल्विस अप टू ग्रेटर ट्रोकेंटर, इस तरह से हमारी मसल प्रेजेंट है ना। हिप एबडक्टर जो है उसकी प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से है ना, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से Yes, मैं, sir. है ना, ठीक है। अब अगर हम एक मसल का मूवमेंट आर्म अगर हम देखना चाहते हैं तो वो मूवमेंट आर्म किस तरह से देखते हैं? वो मसल कहाँ पे एक्शन शो करता है एंड कौन से एक्सिस के अराउंड वो एक्शन शो करता है। अगर मैं इस हिप एबडक्टर की बात करता हूँ तो ये हिप एबडक्टर स्टेबल कहाँ पे है? ये स्टेबल हमारा यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे ऑरिजिन है, यहाँ पे ये मसल स्टेबल है, एंड उसके बाद ये एक्शन अपना यहाँ पे शो कर रहा है जीटी के ऊपर। तो इसका मतलब ऑरिजिन एंड इंसर्शन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं बनाता हूँ तो डोंट यू थिंक वो ये बनेगा? अगर ये इंसर्शन है, इसी को अगर मैं इसी की लेंथ अगर मैं इंक्रीज़ कर मतलब इसी को मैं मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा मसल का ऑरिजिन था, यहाँ पे हमारा मसल का मतलब इस लेंथ के अलॉन्ग हमारा मसल का इंसर्शन है।
तो ये लेंथ जो है ये हमारा मूवमेंट आर्म हो गया ना हिप एबडक्टर का। सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं? मुझे लग रहा है हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। हिप एबडक्टर का मूवमेंट आर्म अगर हम देखना चाहते हैं, मूवमेंट आर्म ये नहीं होगा, ये दिस इज नॉट द मूवमेंट आर्म ऑफ हिप एबडक्टर। हिप मूवमेंट आर्म का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ ए मसल, सिंपल। तो इसका मतलब कि ऑरिजिन इसका ये है एंड इंसर्शन इसका इस पॉइंट पे है। तो यहाँ तक हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बनाना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा ये होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि हिप एबडक्टर हमारी यहाँ से ऑरिजिन हो रही है एंड यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। अब आप एक जगह पे दोनों को एक लाइन पे ले आओ, इंसर्शन यहाँ पे है एंड ऑरिजिन कुछ इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे ऑरिजिन है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक इतना मूवमेंट आर्म हमें मिल रहा है हिप एबडक्टर का। इस केस में ये चीज़ सबको समझ आएगी नहीं? मूवमेंट आर्म हम इस तरह से चेक करते हैं एक मसल का, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो इस केस में हिप अगर कॉक्सा वेल्गा में गया तो कॉक्सा वेल्गा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यू कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन अप टू लेवल ऑफ इंसर्शन, मैं इंसर्शन टर्म नहीं यूज़ करूँगा, मैं लेवल ऑफ इंसर्शन बोलूँगा। लेवल ऑफ इंसर्शन तक, इसके मतलब इंसर्शन के लेवल तक हमारा जो मूवमेंट आर्म है वो काफ़ी कम हो गया ना। अगर यहाँ पे कॉक्सा वेल्गा नहीं होता, कॉक्सा वेल्गा में हम क्या देख रहे हैं, हेड नेक एंड शाफ्ट एक लाइन में आ गया है बिकॉज वेल्गस फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। लेकिन अगर ये नॉर्मल होता, जहाँ पे अगर नॉर्मल प्लेसमेंट होता हमारा इसका नेक ऑफ फीमर का, तो शाफ्ट यहाँ की बजाय कहीं यहाँ पे होता ना। अगर नॉर्मली हमारा नॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ नेक ऑफ फीमर होता, अगर कॉक्सा वेल्गा डिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं होती तो उस केस में शाफ्ट हमारा कहीं यहाँ पे होता। तो उस केस में है ना, तो उस केस में शाफ्ट हमारा यहाँ पे है एंड जीटी का यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ से लेकर अब मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मूवमेंट आर्म देखता हूँ तो अब हमारा मूवमेंट आर्म काफ़ी बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे हमारा मूवमेंट आर्म सिर्फ इतना है, यहाँ तक है ना, इतना मूवमेंट आर्म है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़? It's clear. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इस तरह से हम एक मसल का मूवमेंट आर्म कैलकुलेट या अब हम इस केस में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इस केस में मूवमेंट आर्म इंक्रीज़ कर जाना चाहिए कॉक्सा वेरा के केस में। चलो ये चीज़ आप सब देखना कि क्लास के बाद कि किस तरह से कॉक्सा वेरा में मूवमेंट आर्म इंक्रीज़ करेगा। लेकिन आई होप सबको ये कंसेप्ट समझ आया कि कॉक्सा वेल या किसी भी केस में है ना, मूवमेंट आर्म हम किस तरह से देखते हैं। मूवमेंट आर्म डजंट मीन द लेंथ ऑफ द मसल, मसल की लेंथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मसल के ऑरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है। मसल का एक सेकेंड, मसल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, मसल का ऑरिजिन ये है इस लेवल पे एंड मसल का इंसर्शन इस लेवल पे है। अब यहाँ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हम देख रहे हैं, दैट इज़ द मूवमेंट आर्म, ठीक है। ओके, Yes, sir. ठीक है, ओके। फिर हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं एंड टुमारो विल ट्राई टू कंप्लीट इट एंड उसके बाद फिर परसों वाली क्लास में हम वो कवर करेंगे कंप्रेशन हिप जॉइंट के ऊपर, ठीक है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे बायोमैकेनिक्स का। खैर हम इसको फिर हम कल यहाँ से देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, ठीक है। ओके, लेट्स वाइंड अप नाउ। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। Yes, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you.